जिनका हो जाता है उनके बारे में तो सब बात करते हैं, जिनका नहीं होता है, जिन्होंने पूरी जान लगाई और जिनका नहीं हुआ, उनका क्या होता है? उनके रिश्तेदार उनकी चिंता करते हैं। वो फिर उनकी चिंता करते हैं। और वो है एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से। अब वो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ना यहाँ करा ना वहां करा 4-5 साल बाद? हाँ, वही मैंने कहा। कोई वो क्लिपिंग निकाल लिया, ओ गाली दे रहे थे। नहीं, आपने बहुत सारी गलतियां कर दी। आपकी जनरेशन ने अपने को कष्ट देना छोड़ दिया। आप पढ़िए बड़े बड़े लोग, अंबेडकर को पढ़ो, उनका जीवन संघर्षों का। बैठिए जी, बैठिए। थैंक यू। इससे पहले कि ऑडियंस आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है। आईएएस में कितने लोग हैं जो हर साल उसके लिए अपीयर करते हैं? 5 से 6 लाख के आसपास। और सीट्स कितनी है? 1000 अप्रोक्सीमेटली। तो जिनका हो जाता है उनके बारे में तो सब बात करते हैं, जिनका नहीं होता है, जिन्होंने पूरी जान लगाई और जिनका नहीं हुआ, उनका क्या होता है? उनके रिश्तेदार उनकी चिंता करते हैं। वो फिर उनकी चिंता करते हैं। मैं आ रहा हूं, मैं आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूं। ये पॉइंट इंटरेस्टिंग है, मैं समझना चाहूंगा कैसे। मैं बता रहा हूं। हाँ। मैं दोनों मुद्दों पे बता। हम सब हारने से डरते हैं, और मजेदार बात है कि वो डर हमारी हार की वजह बनता है। 98% केसेस में हारने से क्यों डरते हैं? क्योंकि हम जानते हैं अगर हम हारेंगे तो जो पीछे 3 लोग बैठे हैं ना, रिश्तेदार, रिलेटिव्स और फ्रेंड, वो जीने नहीं देंगे। आप जब भी आईएएस की तैयारी करें, पहला अटेम्प्ट आपका सीरियस अटेम्प्ट होना चाहिए। आपने तैयारी किया, बेसिक्स तैयार किए, आपने एडवांस कोर्स तैयार किया, आपने कम से कम मेंस के 1000 आंसर्स लिखे हैं और मिनिमम 10,000 प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर चुके हैं, तब आप एग्जाम देने जाइए। सिर्फ एक अटेम्प्ट दीजिए। जिसने भी पहला अटेम्प्ट सीरियस दिया, उसको दोबारा तैयारी नहीं करनी पड़ती, रिवीजन करना पड़ता है। भाई आप देखो ना, जितने सारे सेलेक्ट लड़के होते हैं उसमें बहुत सारे नौकरी कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, सर जॉब करते वक्त तैयारी हो सकती है? नहीं, जॉब करते वक्त तैयारी तो नहीं हो सकती, जॉब करते वक्त रिवीजन हो सकता है। 3 hours पर डे, 4 hours पर डे। तो मेरी एडवाइस ये है, क्योंकि ये एक बहुत रिस्की खेल है ये। मैं खुद ही बाहर हुआ, और फिर मैं कितने लोगों को देखता हूं जो 5-5, 6-6 अटेम्प्ट के बाद बाहर होते हैं। तो जिनको भी इस गेम में शामिल होना है, एक अटेम्प्ट सीरियसली आपका होता है, बहुत अच्छा है। आपको मैक्सिमम रिस्क लेना है तो आप 2 ले लो, उसके बाद आप अपना काम शुरू करो, जो आपका सेकंड लाइन थॉट था। कोई लॉयर बनना चाहता है, कोई मेडिकल लाइन में जाना चाहता है, कोई मतलब जो भी आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आप करो, लेकिन अपने वो रिवीजन वाले 4 hour बचा के रखो। आपने कितने अटेम्प्ट्स दिए थे सर? 4 अटेम्प्ट्स आपने दिए थे। और आपने कहीं से कोचिंग ली थी, यानी लाखों रुपए दिए थे कोचिंग में? नहीं, तब लाखों नहीं थे, तब हजारों थे। अच्छा, हजारों रुपए आपने खर्च करे थे, और आप एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से थे। तो टोटल 4 साल में आपका कितना पैसा लग गया होगा? रहना, खाना, पीना, और आपने तो पूरी तैयारी करी होगी, साथ में कुछ और नहीं किया होगा? आई थिंक सो। कुछ नहीं किया, बिल्कुल। तो कितना आपका 4 साल में अच्छा खासा पैसा? 5-6 लाख रुपए लगे। 5-6 लाख रुपए उस समय लगे। आज के समय पे अगर किसी को कोचिंग लेनी है तो आई थिंक इससे 3-4 गुना, 5 गुना आराम से लगेगा। आराम से लगेगा। तो 15-20 लाख रुपए उस इंसान का लग गया, और वो है एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से। अब वो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ना यहाँ करा ना वहां करा 4-5 साल बाद? हाँ, वही मैंने कहा कि अब आप, जब हमारे समय तो ठीक था, अब आप रिस्क पूरा नहीं ले सकते। यू हैव टू बी कॉशियस। अब इनको कॉशियस होना पड़ेगा कि ठीक है, जैसे बड़े सारे लड़के क्या करते हैं, वो 1-2 अटेम्प्ट ऐसे ही देते हैं। अब तो इनके पास 6 अटेम्प्ट है। ओबीसी हैं तो और ज्यादा है, SC ST हैं तो और ज्यादा है। और मैं कहूंगा आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, आप 2 अटेम्प्ट से ज्यादा कभी मत मानिए। ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि आइडियली आपको अपने माइंड में ये रखना है कि एक ही अटेम्प्ट है मेरे पास में, मैक्सिमम अगर आपकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है तो 2 अटेम्प्ट है। उसके बाद में अपने काम पे ध्यान देना है, और इसको एज अ रिवीजन की तरह देखना है, मतलब इसको साथ साथ में चलाना है। ये नहीं कि अपने 5 साल या 6 साल लाइफ के सारे यही निकाल दिए
और सारा पैसा घर वालों का लगा दिया, या उन्होंने खेत बेच दिया, या लोन ले लिया। ऐसी बहुत कहानियां मैंने सुनी है सर लोगों की, और बहुत ही दर्द होता है ऐसी कहानियां देख करके। ऐसे लोगों की जो कहानियां हैं वो उसको सुन करके बहुत ही बुरा लगता है अंदर से। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। Sir, I wanted to ask how to fight the basically fear that we feel. Like there are lot many fears that we face, not only in studies, but in each aspect of life. There is some kind of fear. How to fight that? How to come back? How to have that courage in life? फियर बड़ी प्यारी चीज है। हमने कुछ वर्ड्स को बड़ा निगेटिव बना लिया है। जैसे अब बच्चा है 2 साल का, उसको तो फियर होता नहीं, उसे कुछ पता नहीं, उसने कोबरा देखा जाके पकड़ लिया। वो तो बाद में घर वालों ने देखा तो पता चला कि भैया कोबरा पकड़ के घूम रहा है। लेकिन हम बड़े हो गए ना, अब हम कोबरा देखेंगे तो वो हमारी बॉडी की जो मैकेनिज्म है वो हमें वार्न करेगी, अलर्ट करेगी। दैट इज नेचुरल फियर। वो अच्छी चीज है। जिस चीज की आप बात कर रहे हो वो फियर नहीं है, वो ओवर थिंकिंग है। आज का जो युवा है वो फियर से परेशान नहीं है, वो ओवर थिंकिंग से परेशान है। अब ये ओवर थिंकिंग क्यों है, उस फैक्टर पे आते हैं। ओवर थिंकिंग की वजह क्या है? ओवर थिंकिंग की वजह यह है कि आज का समाज इतना एक्सपैंड कर चुका है। यू आर आउटसाइड योर हाउस, तुमको तुम्हारी दोस्त मिल गई कि मैं कल लंदन से आई, क्या लाइफ है लंदन में यार, और मैं तो ये कर रही वो कर रही। आपको लगा हम ही पागल है यार, IAS की तैयारी कर रहे। फिर शाम को किसी फ्रेंड का फोन आ गया कि मैं तो अब ऑस्ट्रेलिया जा रही हूं, मैं तो वहीं सेटल हो जाऊंगी। 90s में हमारे पास इतने स्कोप नहीं थे। हमारी जो लाइफ थी वहां ओवर थिंकिंग इसलिए नहीं थी, आपने भी सर देखा होगा, क्योंकि हमारे पास इतने स्कोप नहीं थे। आज तुम्हारी जनरेशन में यू हैव मल्टीपल फील्ड्स, मतलब इतने सारे फील्ड्स ओपन है। तो जब तुम घूम के चारों तरफ देखते हो और तुम देखते हो कि तुम्हारे ही साथ के लोग बड़ी सारी फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, तो तुम्हारा दिमाग भागना शुरू करता है। फिर क्या होता है, हमारे पेरेंट्स हमसे ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, क्योंकि बड़े हमको लेकर कॉशियस होते हैं। हाँ। एक हमने ओवर थिंकिंग की, हम अपना संभाल लें किसी तरह। हम घर के अंदर गए, मम्मी रो रही है कि वो निशा मिली थी, 20 लाख का पैकेज है उसका। दूसरा प्रेशर तुम्हारे ऊपर आ गया। ये जो प्रेशर्स हम मल्टीपल फेस करते हैं, तो एक तुम्हारा प्रेशर, एक माँ बाप का प्रेशर। पता लगा बुआ जी ने रात में फोन कर दिया, क्या कर रही हो जी? तुम सारे लोग प्रेशर से लड़ रहे हो इस वक्त, मल्टीपल फ्रंट पे। ये कोई फियर उयर नहीं है। ये प्रेशर दूर कैसे होगा, इस पे थोड़ी सी बात कर ले। जहां इंटरनल ताकत है वहां कॉन्फिडेंस है। आज का युवा क्या कर रहा है, बादाम का तेल लगा रहा है, बादाम की क्रीम लगा रहा है, बादाम का साबुन लगा रहा है, खा रहा गुटखा। आप लोगों को चूंकि हर तरफ प्रेशर झेलना है, तो प्रेशर झेलने का सबसे अच्छा तरीका होता है इंटरनल पावर। तभी तो मैं जहां भी जाता हूं एक चीज रिपीट करता हूं, योगा करो, ध्यान करो। ध्यान करोगे मन ताकतवर हो जाएगा। सर, आपने जैसे कि अभी बोला कि मेंटल स्टेट के लिए एक्सरसाइज करो, योगा करो। तो पहले तो मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, ठीक है। मैं सुबह से मतलब योगा या एक्सरसाइज है मेरा डेली रूटीन है, करना भी और कराना भी। उसके बाद भी एट द एंड ऑफ द डे मैं डिप्रेस हो जाती हूँ। ये नहीं कि मन नहीं लगता, इस चीज़ में ही मन लगता है, फैमिली से भी पूरा मन लगता है, ठीक है। उसके बाद भी एंड ऑफ द डे डिप्रेस हो जाती हूँ। तो उसको डिप्रेशन कैसे कम करी जाए? हम किसके साथ रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे एक दोस्त मेरे साथ आ रहे थे आज से करीब 7-8 साल पहले, धौला कुआं से। रात का टाइम था और हम दोनों, मैं गाड़ी चला रहा था, हम इंडिया गेट के सामने से निकले तो उन्होंने मुझसे कहा कि अब हम बुढ़े हो गए हैं। मैंने गाड़ी रोकी, मैंने कहा उतरो। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ? मैंने कहा उतरो, तो उतरो जरा। उतर गए, मैंने दरवाजा बंद करो, चले गए। आज तक मैंने उनसे बात नहीं की। वो उनसे पूछते हैं आज, अब तो खैर बात ही नहीं होती, पर वो बहुत उन्होंने कोशिश की कि अवध क्या हुआ? तुम दिन भर अपने आप को मोटिवेट करती हो, काम करती हो, जब तुम वापस घर में आती हो, अपने समाज में जाती हो, तो सब तुम्हारे मेंटल स्टेटस का थोड़ी है, वो तुम्हारी सारी ऊर्जा को खींच लेते हैं। इसीलिए तो माँ बाप हमारी संगत पे बड़ा ध्यान देते हैं। तुम्हें लगता होगा कि माँ बाप कितने बदमाश हैं, माँ बाप भगवान हैं। उनका एक्सपीरियंस तुम अपने दोस्तों को लेके जाया करो उनके सामने। कोई अल्ट्रासाउंड क्या करेगा जितना माँ बाप करते हैं?
कोई स्कैनर क्या करेगा? सही बात है, देख के कोई 2 फोटो मिनट कैमरा में क्या बता फोटो देता खींचेगी, देख के बता देते हैं, बहुत दुष्ट है ये, इसकी आंख के नीचे देखो यहाँ निशान है, बहुत दुष्ट है ये। और वो लॉजिक भी बड़ी अच्छी सी देते हैं, कोई कुछ भी देते हैं लेकिन बड़ा अच्छा सा लॉजिक देते हैं। तो ये हमारे साथ होता है, इसलिए हमें पहले गुरुकुल भेजा जाता था। और आज की हमारी सोसाइटी इसको सिर्फ नेगेटिव दिखाई पड़ रहा है। मैं अभी अब घर गया था, हमसे लोग कह रहे भैया 24 का चुनाव लड़ोगे? मैंने कहा यार पॉलिटिकल पार्टियां कह रही कि तुम सीधे प्रधानमंत्री बन जाओ। अननेसेसरी परेशान किए होगा, अननेसेसरी दूसरों से मत। और ये एक जगह का नहीं है, ये यूनिवर्सल हो चुका है। तुमने कह दिया कि मैं आईएएस की तैयारी कर रही हूं, अरे नहीं होता किसी का। तिवारी जी की लड़की दी थी, 2 साल बाद पागल हो गई। तुम इतने डिप्रेस समाज में रह रहे हो। वो तो महेश्वरी जी जैसे लोग हैं जिन्होंने बहुत लोगों को जिंदा कर रखा है। थैंक यू। जब आपको कोई सहारा नहीं होता, आपने टाइप किया संदीप महेश्वरी, एक वीडियो आ गया, आप रिलैक्स हो गए। जब आप इन्हें सुनते हो तो आपका टेम्परेचर हाई होता है। तो एक ही आदमी को आप सुनते हो ना जिससे टेम्परेचर हाई हुआ, हमको सुन लिया कुछ ज्यादा ही हाई हो गया। लेकिन 2 लोगों को छोड़ दो, 3 लोगों को छोड़ दो, 4 लोगों को, ऐसे 10-12 लोग हिंदुस्तान में है, पॉपुलेशन 1 बिलियन 50 करोड़। तो तुम 10 लोगों को सुनो और बाकी जो तुम्हारे साथ 500 जुड़े हैं वो तुम्हें तो नीचे ही ले जा रहे हैं। इससे बचो, अपनी सर्कल को थोड़ा सा रिजर्व करो। तुम किससे बात करते हो, कौन सा लिटरेचर पढ़ते हो, लिटरेचर पर ध्यान दो। जैसे मैं रश्मिरथ पढ़ता रहता हूं, खाली हुआ प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर। ये जो बड़े बड़े मकान हैं, कभी किसी बाज को यहां रहते हुए देखा? कबूतर रहते हैं। क्या लाइन है, प्रसादों के कनकाब शिखर, कितने मतलब महलों के जो बड़े बड़े शिखर, उसमें सिर्फ कबूतर रहते हैं। प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न रहता है, कंचन पर कभी न सोता। कंचन मतलब सोना। लग्जरी नहीं चाहिए। तुम लोग इतनी लग्जरी चाहते हो, लग्जरी आदमी को मेंटली कमजोर बनाती है। मैं आश्रम में था, मैंने ज्यादा खाना खा लिया। मेरा एक नियम है, नो एक्सरसाइज नो फूड। मतलब अगर एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। वहां एक बाबा जी, वो प्रेम में उन्होंने घी पे घी डालते चले, मैंने खा लो। फिर वो हुआ कि भाई यहाँ घूमेंगे, चारों तरफ जंगल है, डरा दिया इन लोगों ने। एक बार एक भालू एक आदमी की टांग काट के ले गया। अरे मैंने कहा आज कोई भालू नहीं आएगा, मैं जाऊंगा। फिर मैंने 4-5 लोगों को तैयार किया अपने साथ, उनको थोड़ा मोटिवेट किया कि जंगल में घूमने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। वो लोग भी तैयार हो गए कि चलो। तो हमारे साथ एक साहब अमेरिका से आए हुए थे, वो भी वॉक करने निकले, बोले हम भी चलेंगे। मैंने कहा भाई साहब क्यों जा रहे हो? कहते हम भी चलेंगे। मैं उनका नाम नहीं लूंगा। 1 किलोमीटर के बाद उन्होंने मुझसे कहा मेरे बैग में यहाँ बहुत पेन हो रहा है। 1 किलोमीटर। तुम लोगों ने पता है अपने आप को कष्ट देना छोड़ दिया है। यू आर डाइंग फॉर लग्जरी, यू हैव बिकम वीक फिजिकली एंड मेंटली। थोड़ा थोड़ा सा कष्ट दो अपने आप को, थोड़ा टेम्परेचर हाई रखो, थोड़ा बड़े टेम्परेचर वालों के साथ रहो। हमने अपने आप को कष्ट, हम कौन सी नॉवेल पढ़ रहे हैं? हाफ गर्लफ्रेंड। अच्छी है, अच्छी है, अच्छी, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कुछ बोल देता हूं। अच्छी है मतलब आपने पढ़ी है। नहीं फिर कोई पकड़ निकाल लेगा, कोई वो क्लिपिंग निकाल लेगा, ओ गाली दे रहे थे। नहीं, आपने बहुत सारी गलतियां कर दी, आपकी जनरेशन ने अपने को कष्ट देना छोड़ दिया। हाँ। आप पढ़िए बड़े बड़े लोगों, अंबेडकर को पढ़ो, उनका जीवन संघर्षों का, प्रभु राम का जीवन पढ़ो। ये सब संघर्ष, ये सब लोग हैं जिन्होंने जीवन में लड़ाइयां लड़ी हैं। आपने उनको साइडलाइन कर दिया। आप राणा प्रताप के बारे में कुछ जानते ही नहीं हो, आपको वो पोएम याद ही नहीं है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आपको तो एक चीज बता दी, ट्विंकल ट्विंकल हाउ आई वंडर। आप वंडर किए जा रहे हो पूरी जिंदगी में। आपने कहा कि पूरे दिन मैं अपना काम करती हूँ, दैट इज फिजियोथेरेपी जो आप करते हैं, और शाम तक आते आते आपको थोड़ा सा डिप्रेस फील होता है, थोड़ा सा डाउन फील होता है, तो उसके पीछे क्या रीजन है आप बताइए। जैसे कि मैं बाकी पेशेंट्स देखती हूँ पूरा दिन में, हाँ। बट जब मैं घर पे आती हूँ तो मैं अपने मम्मी पापा को देखती हूँ। ठीक है। जो मैं उनको कहती हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज करनी है, ये करना है, आपके लिए ये ज़रूरी है, वो ये नहीं करते। तो फिर वो मुझे डिप्रेस होता है कि मैं जब सबको सही करती हूँ और मैं अपने घर में ही सही नहीं कर पा रही।
आप सबको सही नहीं करते हो, आप उन लोगों को सही करते हो जो आपके पास आते हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो अगर आपके पेरेंट्स सही नहीं होना चाहते हैं तो उनको कौन सही करेगा? बेसिकली हमारी प्रॉब्लम क्या है कि जो नहीं करना चाहता उसको भी करवाना चाहते हैं। एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल, आप में से यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं और बैठे हैं जो कहते हैं कि भाई आप कुछ भी बोल दो, हम तो जैसे थे वैसे ही रहेंगे, उखाड़ लो जो उखाड़ सकते हो, आप अकेले आ जाओ, आप साथ में हो जाओ, सर को ले आओ, आप 10 को ले आओ, हम तो नहीं बदलने वाले। उनका कोई कुछ कर सकता है? समझ गए? तो यहां पे किसका एक्चुअल में किसकी लाइफ बदलने वाली है? यहां पर हो सकता है कुछ साल बाद आप ही में से कोई यहां पर बैठा होगा, बट वो इंसान कौन होगा? जो खुद अंदर से बदलना चाहता है ना। यस सर, थैंक यू सर। प्लीज हैव अ सीट, बैठिए। मेरा संदीप सर से एक क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग जब आपकी वीडियोस देखते हैं तो हम लोग मोटिवेटेड हो जाता है कि हम लोगों को गवर्नमेंट से या फिर इन सब फील्ड्स में छोड़ के अपना कुछ स्टार्ट करना चाहिए जिससे देश में एंटरप्रेन्योर्स या फिर जॉब्स बढ़े। फिर हम लोग देखते हैं आप लोगों को कि भाई यूपीएससी में एक ऐसी पावर होती है जो हम करना चाहते हैं वहाँ पे हमको डायरेक्ट पावर मिलती है। जैसे कि मैं अगर एजुकेशन के फील्ड में कुछ अच्छा करना चाहती हूँ तो मेरे पास डायरेक्ट पावर होती है कि हम लोग वहाँ से कर सकते हैं। तो मैं ऐसा, मेरे पास ये क्वेश्चन फिर मतलब दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन चलता रहता है। ना कॉन्ट्रडिक्शन नहीं चल रहा है ये इसे कॉन्ट्रडिक्शन नहीं कहते, इसे कंफ्यूजन कहते हैं। मतलब एक गोल होता है ना, या फिर एक मतलब हमारे पास एक टारगेट होता है कि हम ये काम करने के लिए यूपीएससी में जा रहे हैं। नहीं, सरकार जो कहेगी वो करना है। हाँ, आई वाज अबाउट टू से दैट। आपका क्या गोल है? आप क्यों कर रहे? और आप नेता क्या थोड़ी है, target है? आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो थोड़ी है, घोषणा पत्र। आप एक राजपत्रित अधिकारी हैं, गैजेटेड ऑफिसर। आपका जो मिनिस्टर होगा फोन मिलेगा, मैडम जी हाँ ये कस्तूरबा गांधी प्लान में अभी तक कितना काम हुआ? जी सर, आई गिव द रिव्यू इन द इवनिंग सर। ओके, थैंक यू। ठीक है मैडम, बाय, खत्म। सो आपका कहने का मतलब है कि जो सिविल सर्वेंट बनते हैं या आईएएस ऑफिसर बनते हैं उनके पास कोई पावर नहीं होती? पावर होती है जब तक जनता अपनी पावर नहीं समझती। आज की डेट में इस देश में पावरफुल कौन है? जनता। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व। यस सर। ये जनता बेचारी पावर जानती है तो डीएम का ऑफिस में चले जाते, हुजूर इसको बेचारे को बताएं, नेता देखा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देखा, क्या पैर छू लिए, तेरे फूफा है? नहीं भैया नहीं भैया, सांसद जी हैं। सांसद जी हैं तो क्यों पैर छू रहा है? तो पावर इस असलियत में इस देश की जनता के पास है। चूंकि वो जानती नहीं है इसलिए तुमको इनके पास इनको काम करने का अधिकार है। ये है द राइट टू वर्क, द राइट टू इंप्लीमेंट। लेकिन चूंकि जनता अपने अधिकार को नहीं जानती तो तुम्हें दूर से दिखाई पड़ता है कि यार आप बेटा कंफ्यूजन से बाहर आओ, ठीक है? और ग्लैमर मत देखो। आप बेसिकली पावर नहीं देख रहे हो, आप ग्लैमर देख रहे हो। आपको जो करना है उसको डिसाइड कर लो आप, और उस रास्ते पे आगे बढ़ो कि आप कल किसी भी फील्ड के मुकेश अंबानी बन जाओ, अडानी बन जाओ, वॉरेन बफेट बन जाओ, बिल गेट्स बन जाओ। इस रास्ते पे जाओ। थैंक यू सर। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करता हूँ कि जो आपने बोला ना कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है, सबसे पहले तो जो सर ने बोला कि ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ये कंफ्यूजन है, बिल्कुल सही बात है। अब कंफ्यूजन क्या है, उसकी जड़ क्या है? आप क्या कर रहे हो? आप बस हम लोगों की बातें सुन रहे हो। यहां से मैंने कुछ बोला, इन्होंने कुछ बोला, दोनों अलग अलग स्टैंड पॉइंट है। मतलब इस दुनिया में आर्ट्स भी है, साइंस भी है, कॉमर्स भी है। अब आप कहोगे अब तीनों में कॉन्ट्रडिक्शन है। अरे कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्ट्रीम्स है। डिपेंड्स अपॉन कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपकी प्रायोरिटीज क्या है। तो आपको 3 चीजें देखनी पड़ेंगी, एक अपना पास्ट, अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर। कि पास्ट में आपने कैसा परफॉर्म किया है। अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे रहे हो तो आपको क्लियर नजर आएगा कि अच्छा मुझे पढ़ाई से रिलेटेड कुछ करना है, तो वहां से रास्ता क्लियर हो जाता है। बट अगर आपके दिमाग में 24 घंटे बिजनेस आइडियाज घूमते रहते हैं, जहां भी जाते हो वहां पे गोलगप्पे खा रहे होते हो, आपके दिमाग में चल रहा होता है अबे इतने पैसे ले लिए, उसमें से इतने का गोलगप्पा, इतने का पानी है, पानी तो इतना फ्री होता है, मेरे से लिया 20 रुपए, ये तो 5 रुपए का काम है, तो 15 रुपए इसके पास में गए, कितने लोगों ने एक दिन में खा लिए, इतने पैसे कमा लिए, व्हाटएवर। अगर इस तरह का आपका माइंडसेट है तो वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, इन सब चीजों का बेनिफिट है। तो हर रास्ता हर एक के लिए नहीं होता है। तो ये आपको कैसे समझ आएगा? अपने पास्ट को देख करके। दूसरा, अपने प्रेजेंट को देखो कि आपके पास में क्या रिसोर्सेज हैं। सोचने से क्या होता है, आपको ये भी तो देखना पड़ेगा आपके पास में क्या रिसोर्सेज हैं। उसके बेस पर आप सोच सकते हो ना। कल को आप कहो कि मैं एक टेलीकॉम कंपनी लॉन्च करूंगी जो कि जियो को कंपटीशन देगी, ठीक है, सोच लो। कुछ नहीं होगा। क्या है पीछे, बैकग्राउंड क्या है, आपके पास में क्या रिसोर्सेज है, हाउ आर यू गोइंग टू कॉम्पीट। तो आप फालतू में कुछ भी सोच रहे हो ना। तो यहां पे कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, कंफ्यूजन क्या है? कुछ भी नहीं। तो जब आपके रिसोर्सेज ही आपको अलाउ नहीं कर रहे वो करने के लिए, तो सोच क्यों रहे हो? तीसरा, फ्यूचर में आप अपने लिए कैसी लाइफ चाहते हो? जैसे सर ने कहा कि पावर नहीं मिलती है वहां पे सर्व करना होता है। इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ कि वहां पे पावर मिल जाएगी।
पावर तो पूरी की पूरी एक हिरार्की है, जिस हिरार्की में टॉप पर पब्लिक बैठी है एक्चुअल में, वो हमें पता ही नहीं है। हमारे हाथ में पावर है, किसको वोट करना है, किसको पावर में लेकर के आना है, फिर उनकी पावर के अकॉर्डिंग आगे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पॉलिसीज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर उसको इंप्लीमेंट करना होता है। तो आपको देखना है कि आपको एग्जैक्टली लाइफ में चाहिए क्या है। कि अगर आपका माइंड है बहुत ज्यादा क्रिएटिव, कि आपको हमेशा दिमाग में आइडियाज घूमते रहते हैं कि कुछ अजीब करना है, कुछ अलग करना है, ये करना है, वो करना है, तो फिर वो रास्ता आपके लिए नहीं है, क्योंकि वहां पे आपके पास में पावर नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट वंस यू गो इन दी एंटरप्रेन्योरशिप स्पेस, वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वहां पे पावर है, क्रिएटिव पावर टू क्रिएट। अब आपको देखना है कि एट द एज ऑफ 42, 48 आप किसके जैसा बनना चाहते हो। अगर एक टीचर बनना चाहते हो तो ये रास्ता है। उसके अलावा जिन्होंने यूपीएससी को क्रैक किया है उन लोगों को आप लाइफस्टाइल देख सकते हो। वैसे बनना चाहते हो, बहुत बढ़िया। मेरे जैसा बनना चाहते हो, बहुत बढ़िया। किसी और के जैसा बनना चाहते हो, बहुत बढ़िया। बट किस बेस पर? अपनी पर्सनालिटी को देखो ना, क्या लाइन हो रहा है। सर एक्चुअली आपका सेशन देख के मैं पब्लिक स्पीकिंग सीख रहा हूँ, तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जो आसपास के स्कूल है ना, स्कूल क्लासेस जो है उनके पास मैं जाता हूँ बच्चों को थोड़ा सा ये करने के लिए। तो मैं जाके वहाँ पे रश्मि रथी सुनाता हूँ, मेरे को आती है थोड़ी थोड़ी, तो मैं वो सुनाता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सुनाता हूँ। तो उन बच्चों का मैंने थोड़ा नोटिस किया, तो वो क्या कह रहे थे मुझे कि सर जो टीचर है अभी जो सिखा रहे हैं वो बस सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं और बोरिंग तरीके से सिखाते हैं, ना कोई एक्स्ट्रा कुछ एक्टिविटी नहीं करवाते, कुछ नहीं करवाते। और जब ऐसा कोई एडिशनल गेस्ट आता है जो कुछ एडिशनल सिखाता है तो उनका माइंडसेट थोड़ा चेंज होता है कि सामने वाले टीचर से भी वो वही एक्सपेक्ट करते हैं। तो मुझे कभी कभी लगने लगा है कि मैं जाके गलत कर रहा हूँ या वो टीचर का, वो स्टूडेंट का देखने का नज़रिया बदल रहा है, तो वो वहीं से वो एक्सपेक्ट कर रहा है और उनका मन वहीं पे नहीं लग रहा है वो सब्जेक्ट में। तो अभी मैं क्या काम करने के दो तरीके हैं। एक, आपको काम करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। एक है आप किसी भी कीमत पे काम करना चाहते हो। जैसे मैं किसी भी कीमत पर पढ़ाना चाहता ही हूं। इसने मुझे इज्जत दिया, सम्मान दिया, प्रेम दिया। मैं एक शादी में गया था 2 दिन पहले, लोग दूल्हे उल्हे को छोड़ के मेरे पास आ गए। दूसरा बेचारा फ्रस्ट्रेशन में आ गया कि यार हमसे मैसेज किया हुआ तुम यहां से चले जाओ। तो उनके भाई ने मुझे मैसेज किया, बड़े भाई ने कहा वो यार तुम यहां से जाओ, शादी नहीं हो रही है। मतलब वो द्वार चार वगैरह सारा प्रोग्राम था, वो सब बाहर है, हो जाओ सर। तो हमारा जो देश का शिक्षक है उसके मन में कोई मोटिवेशन नहीं है कि वो क्यों पढ़ा है। जैसे हमारे घर मामा आए, हमारे उनके आने पे हम बड़े खुश होते थे कि मामा आए। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि जब जाएंगे तो पैसा देके जाएंगे। इस देश के शिक्षक को, सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि उसके मन में एक मोटिवेशन हो कि 6 बजे का स्कूल है, वो सुबह 4 बजे पहुंच जाए। कुछ ना करे इस देश की सरकार, सिर्फ उनको वीआईपी का दर्जा दे दे। फिर आप देखना, पैसा तो कौन नहीं कमा रहा है, शिक्षक सम्मान चाहता है। तो मैं अपने टीचरों से पुराने मिलता हूं, तो जैसे कहीं मिल गए वो सड़क पे, मैं खड़ा हो गया, रोक दिया सब, हाँ सर, अब पैर चले, तुरंत ऐसे सीना उन्हें चौड़ा कर लेते हैं कि हमारा बच्चा है जी। शिक्षक एक दुनिया की ऐसी लॉबी है जिसको सम्मान चाहिए। आप लोग कहीं भी अपने पुराने टीचरों को मिला करो, ठीक है, हो सकता है उन्होंने आपको कभी मारा हो, डांटा हो, कुछ बोला हो, लेकिन अब आप उनको थोड़ा सम्मान दे दिया करो, उससे बड़ा उन्हें फील होगा। हमारे देश के शिक्षकों के पास इनर मोटिवेशन की कमी है। कुछ लोग हैं जो इंडिविजुअल मोटिवेटेड रहते हैं, वो करते हैं कई सारे टीचर, लेकिन वो इंडिविजुअल, कुछ लोग होते हैं ना जिनको अपने धर्म का एहसास होता है, उनके लिए वो ड्यूटी नहीं होती, वो धर्म है उनका। तो वो तो जैसे भाई आप जाके आप धर्म के रूप में कर रहे हैं, 2-4 टीचर और भी कर रहे हैं, 10 टीचर और भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार को, टीचरों को कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि उन्हें फील हो कि नहीं यार ये हमारा देश है, ये हमारे बच्चे हैं, हमें इनको बनाना है और ऊपर उठाना है। तो अगर सरकार कुछ ऐसा कर देगी ना, सेल्फ मोटिवेशन दे देगी, अरे फिर तुम देखना इस देश के टीचरों को। सर इसमें आपसे बात करते करते ना मेरे माइंड में एक सॉल्यूशन आ रहा है, क्योंकि एज एन एंटरप्रेन्योर मेरे माइंड में सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस घूमते हैं। मतलब मेरे माइंड में ये घूमता है कि कैसे एक प्रॉब्लम है उसको सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया जाए, जो कि वो काम अपने आप हो जाए। क्योंकि ऐसे बहुत ही कम टीचर्स होंगे जो अंदर से मोटिवेटेड होंगे। तो ये थ्योरेटिकली तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में, बट हजारों में कोई एक आध होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मेरा स्टैंड पॉइंट क्या है कि क्या हो अगर जैसे हम ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे जाते हैं, वहां पे प्रोडक्ट के रिव्यूज होते हैं। रिव्यू कौन देता है? जो कस्टमर है। तो टीचर का रिव्यू कौन दे सकता है? जो बाहर बैठा है उस कमरे से, वो, या जो कमरे के अंदर बैठे हैं। तो अगर कुछ ऐसा सिस्टम हो जाए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाए गवर्नमेंट का जहां पे सारे टीचर्स लिस्टेड हो और बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ रिव्यूज एंड द क्वालिटी ऑफ रिव्यूज उनको रिवॉर्ड दिया जाए अच्छा, ऑटोमेटिकली।
कि मतलब जो नंबर 1 पे आया उसकी सैलरी डबल, कि अगर उसकी 50,000 है तो क्या 1 बात, लाख बहुत होगा। अच्छा सोल्यूशन। Why not? और जिसके इतने रिव्यूज आए, यानी जिसके 4 स्टार या उससे ऊपर आए, उनकी सैलरी सीधा डबल हो गई। तो फिर देखो क्या मजा आता है। फिर हिस्ट्री पढ़ाने का जो स्टाइल है ना, वो सारे टीचर्स आएंगे अवध ओझा सर के चैनल पर और आकर के सीखेंगे भाई क्या कहानी है ये, ऐसे कैसे पढ़ाएं कि बच्चे दीवाने हो जाए, और फिर अपने आप को अपग्रेड करेंगे। नहीं तो अपग्रेड करने की मोटिवेशन कहाँ है? जैसे एक एंटरप्रेन्योर होता है, उसके पास में तो मोटिवेशन होती है कि अगर मैंने अपने जो भी प्रोडक्ट है, सर्विस है या काम है, उसको अपग्रेड किया तो करते ही मेरे को इमीडिएट रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे सेल्स टीम में अगर आप कहीं पर काम करते हो, कितने लोग सेल्स डिपार्टमेंट में हैं, अलग अलग कंपनी में जो जॉब कर रहे हैं, तो सेल्स में इंसेंटिव का एक सिस्टम होता है। तो वहां पर क्लियर पता होता है कि मैंने ये टारगेट अचीव किया तो ये है। तो एक क्लियर कट टारगेट होना चाहिए विच इज मेजरेबल, नॉट थियोरेटिकल बट एक्चुअल, ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। कि ऑब्जेक्टिव एक टारगेट होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ नंबर्स विच कैन बी कैलकुलेटेड, एंड अ ट्रांसपेरेंट सिस्टम जहां पे स्टूडेंट्स वोट करेंगे, और जो टीचर्स जीतेंगे पूरे इंडिया लेवल पे या स्टेट लेवल पे, उनको बुला करके जो हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं, वो आकर के रिवॉर्ड देंगे। यस सर। थैंक यू सो मच सर आने के लिए यहाँ पर, दिल से धन्यवाद। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात मुझे करके। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। थैंक यू सो मच। इंडिया की 101वीं यूनिकॉर्न कंपनी के वो फाउंडर है, यानी कि उनकी कंपनी की वैल्यूएशन आज की डेट में $1 बिलियन है, नियर अबाउट 8,000 करोड़। और आप सब उनको फिजिक्स वाला के नाम से जानते हैं, पीडब्ल्यू के नाम से जानते हैं। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली हलक पांडे सर। आइए सर, बैठिए। Oh my God, this is like something wow. प्लीज हैव अ सीट, बैठिए। वो खड़े होके बोलना पड़ेगा। हेलो बच्चों। इनके बारे में मैंने देखा, हमारे कमेंट सेक्शन में बच्चे लिखते हैं कि पीडब्ल्यू इज नॉट एन इंस्टीट्यूट, इट्स एन इमोशन। सर क्या जादू किया आपने बच्चों के ऊपर, बच्चे दीवाने हैं बच्चे इनके। मैंने जहां तक देखा है, मैंने जहां तक ऑब्जर्व किया है। मैं तो देख रहा हूँ बस आपको। अच्छा। Like that is enough for me. अभी मैंने आपकी एक वीडियो देखी, आपने अभी कोटा में शायद एक इंस्टीट्यूट खोला है ना, हाँ। तो वहां पे मैंने देखा ये बाहर ऑटो रिक्शा से उतर रहे हैं। ये अगर आप चाहे तो अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर से उतर सकते हैं वहां पर। इंडिया की 101वीं यूनिकॉर्न कंपनी के फाउंडर, और उसके बावजूद इतने हम्बल, इतने डाउन टू अर्थ, और जैसे ये कैमरे के आगे हैं वैसे ही कैमरे के पीछे हमारी पूरी टीम ने बताया। इससे पहले कि ऑडियंस आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, मेरा एक जेन्युइन क्वेश्चन है आपसे कि आपने बच्चों के ऊपर क्या जादू किया है? मतलब ये जो बच्चे हैं इतने दीवाने क्यों हैं आपके? म्यूचुअल प्यार है, हमें लगता है। दोनों तरफ से है? बहुत गहरा प्यार है दोनों तरफ से। मतलब जितनी आशिकी उनको, उतनी आशिकी हमको भी उनसे। जब हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो लोग खड़े होते हैं, और जब उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग खड़े रहते हैं। तो आई थिंक इसके वजह से प्यार है। मैं एक्चुअल में पहले कभी आपसे मिला नहीं, आज हम यहाँ पे स्टेज पे डायरेक्टली पहली बार मिल रहे हैं, तो मेरा बड़ा मन था कि एक बार आपसे ऑन कैमरा मिलूं, फिर ऑफ कैमरा मिलूं, फिर आराम से बैठ कर हमारा 2013 से मन था भाई। हम लोग तो वो देख रहे थे आपके लाइफ चेंजिंग सेमिनार, क्या भाई ये क्या आदमी है, क्या हो रहा है। एंड देन वी जस्ट कुडंट इमेजिन कि इट कैन हैपन समडे। मतलब आई लिटरली कुडंट इमेजिन। मतलब संदीप सर, आपने मतलब जो नॉन बिजनेस माइंडसेट के साथ इस चीज़ को क्रिएट किया है। देयर आर पीपल हु से अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स अबाउट यू, बट देयर आर स्टिल पीपल हु से थिंग्स बैड अबाउट यू। और ये मेरे साथ भी होता है। मतलब वी मीट पीपल एंड दे आर लाइक, नहीं यार उस बंदे कुछ तो चल रहा है। तो मैं कहता हूँ इधर बैठो, सुनो तुम। मेरे यूट्यूब पे 6-7 मिलियन 8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उस बंदे के 20 मिलियन के ऊपर सब्सक्राइबर हैं। मुझे पता है 1 मिलियन सब्सक्राइबर में कितना पैसा कमाया जा सकता है मोनेटाइजेशन करके। तो मुझे मत बताओ उस बंदे ने क्या कंट्रोल करके बैठा है वो।
आई डोंट नो हाउ यू हैव कंट्रोल्ड, एंड दिस इज समथिंग मुझे नहीं पता इस रूम में, इस शहर में, इस देश में कोई और कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो जिस सब्सक्राइबर बेस पे ही इज सिटिंग, जिस अमाउंट ऑफ ऑडियंस या लोगों से ये कनेक्टेड है। फॉरगेट अबाउट द यूट्यूब मोनेटाइजेशन, द ब्रांड डील्स, द एनीथिंग दैट यू कैन डू, वी नेवर डिड ऑन आवर ओन, बट व्हाट अ कंट्रोल दिस इज। मतलब वी से मनी इज सेकेंडरी, मनी मैटर नहीं करता, यू हैव प्रूव्ड इट, लाइक सो यू आर अ लिविंग एग्जाम्पल एंड अ लिविंग मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ अस। नहीं, दिस इज समथिंग रियली ग्रेट। कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं इनसे जो आप सबके मन में हो, लेकिन आज से पहले इनसे कभी किसी ने वो क्वेश्चन ना पूछे हो, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जो आप सबकी प्रॉब्लम हो। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही आप कोई क्वेश्चन पूछोगे, आप अपना हाथ ऊपर करोगे, क्वेश्चन पूछोगे, हम एक वोटिंग करेंगे। अगर यहां पर सब लोग अपने हाथ ऊपर करेंगे कि उस क्वेश्चन का आंसर अलग सर दें, तो वो आंसर देंगे, नहीं तो हम फटाफट से अगले क्वेश्चन पे मूव हो जाएंगे। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि हम कोई भी जर्नी स्टार्ट करते हैं, लाइक कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने की या स्टडी रिलेटेड, लेकिन जब आगे मूव करते हैं तो कोई भी हमारा वीक एरिया होता है या कंपटीशन देखते हैं तो डर लगता है कि और लोग हमसे बेटर हैं या हम नहीं अचीव कर पाएंगे। तो उस चीज़ को कैसे बीट करके अल्टीमेट गोल तक पहुंचना है? गुड क्वेश्चन। कितने चाहते हैं इसका आंसर दें? हाँ, सब चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि ये मत सोचो दूसरे क्या कर रहे हैं। हो सकता हो मेरा ओपिनियन थोड़ा अलग हो, क्योंकि मैं ये कहता हूँ अगर आप IIT JEE नीट की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये मायने नहीं रखता आप कितनी मेहनत कर रहे हो, वहाँ ये मायने भी रखता है कि आपके साथ वाला कितनी मेहनत कर रहा है। तो इसका मैं एक छोटा सा रूल बनाता था अपने लिए, बड़ा सिंपल रूल है कि अलग तुम जब अगले 10 मिनट नहीं पढ़ रहे हो ना, तो इंडिया के 100 बच्चे तुमसे आगे निकल रहे हैं, फिर 10 मिनट नहीं पढ़े 100 बच्चे और आगे, 10 मिनट नहीं 100 बच्चे और आगे। तो मैं इस चीज़ का ट्रैक रखता था। जो आप कह रहे हो ना कि आपको एंड गोल तक पहुंचना है ना, तो बेटा एंड गोल ऐसा नहीं है कि एक लास्ट डेस्टिनेशन आपने फिक्स कर ली और आप चल दिए हो। जैसे मान लो अगर आपको सपोज कर लो आपको खाना बनाना है और टेस्टी पनीर की सब्जी खानी है, तो जिस टाइम आप प्याज काट रहे हो उस टाइम प्याज काटने के बारे में ही सोचोगे ना, है ना। उस टाइम आप नहीं सोचोगे पड़ोसी के घर में क्या बन रहा है। आपको अपनी सब्जी सबसे टेस्टी बनानी रहती है। फिर प्याज को एकदम बारीकी से काटा, अपने हिसाब से बेस्ट काटा। उसके बाद क्या किया आपने, आलू को काटा। आलू काटते वक्त प्याज काटने के बारे में नहीं सोच रहे, आगे की पनीर के बारे में सोच रहे। फिर पनीर को करते वक्त और कोई चीज़ नहीं सोच रहे। हाँ, पर पूरे टाइम दिमाग में ये है कि सब्जी अपनी सबसे बेस्ट बनी थी, ये पूरे टाइम चलता है। पर हर स्टेप को अपने आप में अलग रखना चाहिए। तो स्टेप वाइज प्रोसेस को ब्रेक करो। और दूसरों वाले में यही है कि जब भी तुम अपना 10-15 मिनट वेस्ट करो तो खुद को सजा दो, बोलो यार क्या कर रहा है यार तू। एक रूल बना लो अपना कि हर 10 मिनट जब वेस्ट कर रहे हैं 100 बच्चा अपन से आगे निकल रहा है। एक्सीलेंट आंसर, या प्लीज, बहुत बढ़िया। अब बताइए कौन है जो पूछना चाहते हैं या चाहती है? सबको जोश आया हुआ है इस वक्त सर। सर कल रात से नींद नहीं आई है मुझे भी। मेरे को बिल्कुल नींद नहीं आई है। मैं बहुत बस ये सोच रहा था क्या पूछूं और मेरे को यहाँ पे आके क्वेश्चन अपने खत्म हो गए। मेरा सिंपल सा एक ही क्वेश्चन है सर, मोह माया से कैसे दूर रहें? एक तो फाइनेंस हो गया और एक फीमेल्स हो गई, दोनों से दूर रहना है। इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। तो कितने चाहते हैं इस क्वेश्चन का आंसर मिले? मैं जब कॉलेज छोड़ के गया ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाने, तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी, मोह माया वाली। व्हेन यू आर गुड इन समथिंग तो कहीं ना कहीं लोग अट्रैक्ट होते हैं आपसे। सो आई गॉट माई सेल्फ बॉल्ड, मैंने खुद को टकला कर लिया। ये यूट्यूब पे हैं वीडियोस हैं आपकी ऐसी? सर हाँ, अच्छा है, चमकते हुए, हाँ। सो फॉर गुड 3 years मैंने बाल नहीं ग्रो किए, और बस इसलिए कि कोई मेरी तरफ अट्रैक्ट ना हो जाए, मुझसे बात ना करे, तो मैंने खुद से खुद को कट कर लिया था। तो अब ये तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, है ना, काफी स्मार्ट हो तुम, तो अपने बाल तो नहीं घर पे सबसे पहले तो पिताजी जूते मारेंगे। मोह माया से एक टाइम तक के लिए दूर रहना सही है। आफ्टर अ टाइम तुमको बस मोह माया में जाना ही है। Sir, I'm in first year of college. I'm in Hansraj College and I'm pursuing economics honors. Sir, my question is that अभी last 2 years से पैंडेमिक था, लॉकडाउन था, सारे एग्जाम्स ऑनलाइन हो रहे हैं, हमें पता है हमने कैसे दिए ऑनलाइन एग्जाम। एंड अब DU के ऑल ऑफ अ सडन सेकंड सेम ऑफलाइन है, एंड नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई टू स्टडी, वो जो पहले वाला पेस होता था, जिस पेस से हम पढ़ते थे, जिस वे में आउटपुट और प्रोडक्टिविटी आता था, इवन अगर हम उतने आवर्स पुट इन करें तो भी वो प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है आफ्टर लॉकडाउन, बिकॉज समवेयर और दी अदर हमने अपना वो जो स्टडी पैटर्न होता है या वे वी स्टडी वो लूज हो गया लॉकडाउन में। सो हाउ डू वी गेट बैक ऑन ट्रैक इन टर्म्स ऑफ स्टडिंग फॉर आवर एंड सेमेस्टर? नहीं, हाउ इज लॉस? मतलब आप ऑनलाइन पढ़ते थे, ऑफलाइन पढ़ना पड़ रहा है, ये रीजन है? नहीं सर, ऑनलाइन में एग्जाम्स ऑनलाइन थे तो इतनी सीरियसली पढ़ाई करी नहीं, फिर वो आदत छूट गई। और बताओ डिटेल में, अब समझ में आ रहा है। सबको पता है मक्कारी से काम चल रहा था, अब मक्कारी बंद हो गई है। एग्जैक्टली सर, अब मेहनत करनी पड़ेगी।
इट्स समथिंग लाइक सेइंग कि 2 साल के लिए मोहल्ले की बिजली चली गई थी, गार्ड चला गया था, तो घर लूट रहे थे अपन आराम से, अब वापस पैसा कमाना पड़ेगा मेहनत करके। इट्स समथिंग गोइंग लाइक दैट। तो कैसे करेंगे? ऑफ कोर्स सबसे अच्छी चीज़ होती है कि मेरे साथ भी जब ऐसा होता है, जब ऐसा खराब टाइम आता है कि एकदम डाउन फेस चल रहा है, नहीं सही सो रहा है, तो इंसान को अपनी पावर याद करनी चाहिए, अपनी पुरानी। और कहीं ना कहीं हम लोग ने लाइफ में हर किसी ने मचाया है, उन दिनों को अपने याद करो और उन दिनों को अपनी मोटिवेशन बनाओ, उन दिनों की चीज़ों को ऊपर अपने लिख के दीवार पे चिपका लो और इन दिनों को याद करके वापस आगे बढ़ो। ओके इसका एक और आइडिया भी हो सकता है जो मैंने किया अपनी लाइफ में, जब मैं इस तरह से डिस्ट्रैक्टेड हो गया था, मतलब कि आप ये कह सकते हो कि बहुत सारी चीजें एक साथ कर रहा था तो एक जगह पे फोकस नहीं हो पा रहा था। तो मैंने क्या किया था, एक गाना आप में से कई लोगों ने सुना होगा, लक्ष्य मूवी का एक गाना है, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। उस गाने को मैंने लूप में लगा लिया था, मतलब दिन में 10 बार 20 बार 30 बार उस गाने को सुन रहा हूं। तो फिर क्या हुआ था कि माइंड कुछ दिन बाद वहां पर पूरी तरह से फोकस्ड हो गया था, वन पॉइंटेड हो गया था, दिमाग में और कोई थॉट ही नहीं आ रहा था, मतलब 1% भी कुछ और माइंड में चल ही नहीं रहा था। तो ये एक तरीका होता है, यानी कि आप क्या कर सकते हो कि अपनी वो जो पावर्स जो सर ने अभी बोली कि पुरानी पावर्स जो आप भूल गए हो, उसको वापस से यस सर। याद करने के लिए कुछ ऐसी फीलिंग, कुछ ऐसे इमोशंस अंदर ट्रिगर होने चाहिए जो फ्यूचर आपका जो भी गोल है उससे कनेक्टेड हो और पास्ट में जो आपकी पावर्स है उससे कनेक्टेड हो। और किसी भी गाने को सुनो, जरूरी नहीं है इसी गाने को सुनना है, किसी भी ऐसे गाने को सुनो जिसको सुन करके अंदर से एक जोश आता है कुछ करने का, तो फिर ऑटोमेटिकली आप एक अलग जोन में आ जाओगे। अभी वो जोन चेंज हो गया है आपका, Yes. अभी आप अपने एक अलग कंफर्ट जोन में चले गए हो, तो थोड़ा सा शुरू में एफर्ट डालना पड़ेगा, 1-2 महीना 3 महीना। जब एक बार वो एफर्ट आप डाल दोगे तो फिर ऑटोमेटिकली वो काम होने लग जाएगा। ये गाने वाला पॉइंट बहुत अच्छा, मैं ऐड ऑन करूंगा इसको जरूर से क्योंकि जब 2013-14 में मैं जा रहा था ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाने, तो पूरे रास्ते कान में ईयरफोन होता था और मेरे 2 गाने थे बहुत एनर्जेटिक, जैसे सर ने लक्ष्य बताया, तो मेरे 2 गाने थे। पहला था आरंभ है प्रचंड, 2013-14 से, अभी बड़ा वायरल हो गया है, हम लोग तो तब के फैन हैं, उसके लाइन्स रटी हुई थी सारी। और वो गाना जैसे सर बता रहे हैं लूप में 10 बार 20 बार, तो यू स्टार्ट इमेजिनिंग योर सेल्फ इन दैट सॉन्ग। ऐसा टाइम आ जाता है, जो मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है, विश्व की पुकार है, युद्ध ही तो वीर का, तो इंसान अपने आप को एकदम योद्धा समझ लेता है। एंड द सेकंड सॉन्ग वाज वेरी वेरी एनर्जेटिक एंड दैट वाज शिव तांडव स्तोत्रम, तो वो तो एक अलग लेवल की एनर्जी देता है। तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छी सेशन दी सर ने कि इस तरह की कोई अपने एनर्जेटिक सॉन्ग्स ले लो आप। Sir, my question is that today you are training millions of students for IIT, JEE and NEET like exams. But you yourself drop out of your engineering college in the 3rd year itself. Right. And still you made it to a 8,000 crore unicorn company today. So sir, how we can achieve also such success without being dependent on the tag of a big college? लोगों को बहुत ग्लैमरस लगता है ड्रॉप आउट, एंड ड्रॉप आउट से मिलियनर बन जाएंगे, ड्रॉप आउट से अपन कुछ बड़ा कर जाएंगे। सो मेरे बाद भी मेरे कॉलेज के काफ़ी जूनियर्स मैसेज किए, सर आई वांट टू ड्रॉप आउट, तो मैं उनको क्लियर बोलता था नहीं भाई ये रास्ता नहीं होता है, पहली बात। सो अगर आपको ये चीज़ बहुत फैंटेसाइज करती है, मैं आपको बताता हूँ कि आपको एक ड्रॉप आउट दिख रहा है, लाखों ड्रॉप आउट अभी बैठे हुए हैं, दे हैव नॉट मेड इट बिग, तो इसको कभी भी फैंटेसाइज मत करो। सी ड्रॉप आउट करने के लिए ड्रॉप आउट करना है बहुत बेवकूफ़ी लगती है मुझको, ये दिखाने के लिए कि अब मैं ड्रॉप आउट करके कुछ बड़ा कर जाऊँगा लाइफ में। यार तुमने वो कोर्स किसी चीज़ से सोच के लिया था ना, अब बीच में ड्रॉप आउट करके खुद ही की सोच को गलत प्रूफ कर रहे हो, पहली बात तो है ना। अगर तुम्हारे पास डेफिनेट कोई ऐसा मकसद आ गया है और तुमको दिख रहा है वहां काम नहीं बन सकता। मैंने ड्रॉप आउट जो किया था वो सिचुएशन ये थी कि वन ऑफ माय फ्रेंड कॉल्ड माय सिस्टर एंड ही सेड टू हर कि इसको वापस बुला लो, यहाँ मर जाएगा ये, यहाँ एक कुछ नहीं कर पाएगा, इसकी सारी उम्मीदें सब यहाँ पे मरने वाली हैं अब। तो एक अलग सिचुएशन थी वो, एकदम उसको मैं याद नहीं करना चाहता हूँ दिनों, कोई अच्छा फेज नहीं है मेरी लाइफ का वो, कि उसको याद कर मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ जो आपने पूछी कि मैंने क्या डिफरेंट कर लिया या क्या ऐसा कर लिया, भाई मैंने कुछ डिफरेंट नहीं किया। सर ने बोला क्या है आसान है, तो वो एकदम सही बात है, मैंने कुछ डिफरेंट नहीं किया, जो सेट ऑफ रूल सिंपल थे उनको फॉलो किया और ट्रस्ट किया अपने ऊपर। मैंने किसी अलग पांडे से क्वेश्चन नहीं पूछा कि मुझे क्या डिफरेंट करना है, मेरे को जो खुद सही लगा मैंने वो किया, हर स्टेप पे अपने हिसाब से अपने डिसीजन लिए। मैं ये श्योर था कॉलेज छोड़ते वक्त कि मुझे पढ़ाना और मैं पढ़ाने में करके दिखा दूंगा। हमने जो डिसीजन लिए उस पर मैं लगा रहा कि इसको मैं सही करके दिखाऊंगा। ऐसा कोई भी डिसीजन आप लोगे, हर चीज में ऊपर नीचे चलता रहता है, सो यू हैव टू स्टिक टू इट और फिर उसको डिफेंड करना होता है। और कई बार बहुत बुरे फेजेस आते हैं तो उसमें भी आपको होल्ड ऑन करना होता है, तो मैंने उन फेजेस को होल्ड ऑन किया और मैं चलता रहा। यही था, मेरे पास भी जॉब ऑफर्स थे, सबको पता है, एक एक करके जॉब ऑफर्स चेंज होते गए। मेरे पास एक बार बीच में एक मार्केटिंग का जॉब ऑफर हुई था, मैं कभी डिस्क्लोज नहीं किया, ये इनिशियली आ गया था 6 लाख रुपए का मार्केटिंग का जॉब ऑफर, बिकॉज आई वॉज गुड इन स्पीकिंग स्किल्स, तो मार्केटिंग का जॉब ऑफर आ गया था। तो आई डिनाइड दैट क्योंकि मुझे पढ़ाना था, तो अपने गोल में मैं स्टिक था और क्या। मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करूंगा अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। देखो, ड्रॉप आउट होने की 2 वजह हो सकती है। एक है कि फाइनेंशियली आपकी ऐसी कंडीशन हो कि आप
उसको कर ही नहीं सकते हो, तो मजबूरी हो गई ना। नंबर 2 कि आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपको पता है कि मैं तो फोड़ दूंगा, अगर आपकी भाषा में बोलूं तो अंदर से जब आपके आ जाता है ना कि मैं तो फोड़ दूंगा, अब मुझे दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है, कि मैंने इतना तो अचीव कर लिया है, इसके आगे भी कर लूंगा। तो मैंने 2nd ईयर तक अपना कॉलेज पूरा किया, 3rd ईयर में छोड़ा। क्यों? क्योंकि मुझे नजर आ गया था। अच्छा, आपने भी कुछ ऐसे किया था? 3rd ईयर अरे सर क्या बात है। तो 3rd ईयर में जाकर के छोड़ा, क्योंकि 2nd ईयर तक मैं इतना अर्न करने लग गया था कि मुझे साफ नजर आ रहा था कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी मैं उतना अर्न नहीं कर पाऊंगा और वहां से कोई वैल्यू ऐड नहीं हो पा रही थी। तो मेरे को समझ आ गया था कि अगर मैं अपना वो 1 साल यहां लगाने के बजाय वहां लगाऊं तो मैं अपनी फैमिली को भी ज्यादा अच्छे से सपोर्ट कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे ऊपर फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। प्लस मुझे नजर आ रहा था कि यहां पे कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। आई वॉज मेकिंग अराउंड 20-30,000 रुपीज अ मंथ जब मैंने वो डिसीजन लिया था कॉलेज छोड़ने का। ऐसे नहीं हवा में उठ करके छोड़ दिया। तो इसलिए नहीं कि उन्होंने किया तो आप भी करो, उसने ड्रॉप आउट कर दिया तो मैं भी करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा इनफैक्ट कहीं भी नहीं, ऐसा पढ़ाई में भी नहीं होना चाहिए कि उसने वो किया तो मैं भी वही करूंगा। अरे नहीं भाई, अपने आप को देखो, समझो। जब आप उसके हिसाब से एक्ट करोगे तो बहुत आगे जा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। एंड ड्रॉप आउट के बाद जैसे सर ने बोला ना 20-30 हजार, तो मैं सोच रहा हूँ 20-30 हजार में कौन छोड़ता है यार। तो इनके दिमाग में कुछ और बड़ा चल रहा था एंड ही मस्ट हैव स्टिक टू इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। जैसे आपको पढ़ाई डिफिकल्ट लग रही है, ड्रॉप आउट कर दोगे ना तो वो गलत है, क्योंकि इधर आओगे फिर काम भी डिफिकल्ट लगेगा जो कर रहे हो, फिर यहाँ से भी ड्रॉप आउट करोगे। तो 20-30 हजार में छोड़ दिया तो मतलब इनके दिमाग में और बड़ा फिगर चल रहा था कुछ अलग। सर आप जैसे आपने कहते हैं पूरे एजुकेशन इंडस्ट्री को जो है रिवोल्यूशनाइज कर दिया, बिल्कुल चेंज कर दिया है। संदीप सर हैं, इन्होंने भी कहते हैं यूथ का माइंडसेट लाइफ को लेकर बिल्कुल चेंज कर रखा है। और आप दोनों जो कर रहे हो, जो आपने अभी भी हम सबके लिए कर रहे हो, उसकी जितनी तारीफ करी जाए उतना ही कम है, इसलिए मैं आपकी तारीफ नहीं करूंगा और सीधे ये बात, बहुत बढ़िया, सैवेज। एक ऐसी एडवाइस जो आप देना चाहोगे जो अपना करियर स्टार्ट कर रहा है, जिसने मतलब कि अपना करियर स्टार्ट कर रहा है, वो चाहता है कि कुछ अपने लाइफ में अच्छा कर सके। किसी एक चीज़ से आपको प्यार हो जाएगा तो उसको फॉलो करो, बस यही मुझे लगता है एक एडवाइस के नाम पे। मतलब क्या होता है ना, मैं एक बहुत सिंपल चीज़ बताता हूँ कि सभी लोग को यहाँ कोई ना कोई लड़का लड़की पसंद आने ही लग गया होगा अब तक तो लाइफ में। बोलोगे नहीं क्योंकि पापा लोग शोज देख रहे हैं। व्हेन यू हैव अ गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, रिलेशनशिप, हमसफर, कुछ भी होता है साथ में, तो क्या आप मेरे से कभी पूछते हो कि सर उसकी तरफ अपना ध्यान कैसे लगाऊं? कभी नहीं पूछते, कभी नहीं। ये पूछते हो सर फोन पे 6 घंटे बात हो रही है, इसको 2 घंटे कैसे करें, कैसे कंट्रोल करें खुद को। क्यों ऐसा क्यों होता है? बिकॉज यू आर मैडली इन लव, यू आर डीपली इन लव। आई डोंट से डोंट फॉल इन लव, फॉल इन लव, बट फॉल इन लव विथ something that can motivate you. It can be a girl, it can be a boy, but it can be something your goal also. एक और बड़ा अच्छा है, बढ़िया है इस पे तो बात है, जैसे बहुत ही बढ़िया है इस पे तो याद आ गया कि मान लो जैसे आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, भगवान ना करे हो, भगवान बहुत दिक्कत होती है अगर किसी की है या होता है, तो क्या वो ये पूछता है कभी कि सर अगर इससे नहीं चला तो मेरा क्या होगा? नहीं, पर करियर में सब पूछते हैं। मेरा तो वही है जिंदगी में, मतलब जो करते हैं ताबड़ तोड़, वो चाहिए तो चाहिए। सो दैट काइंड ऑफ स्पिरिट आई हैव। एंड हाँ, उससे सेटबैक भी लगता है क्योंकि कई बार चीज़ें नहीं मिलती हैं और तब दिल टूटता है बहुत भयंकर, और फिर रोता है इंसान, है ना, बहुत ज़बरदस्त। फिर उससे लगती है सीने में आग और फिर लगता है कुछ करके दिखाएंगे। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन हैविंग दैट काइंड ऑफ पैशन, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन क्राइंग व्हेन यू आर नॉट सक्सेसफुल। इट शोज दैट यू वर सीरियस अबाउट दैट थिंग। रो यार, इंसान है, किसी चीज़ के लिए बहुत ट्राई किया, नहीं जीते, रोएंगे कमरे में, फिर वापस आएंगे, फिर लड़ेंगे। सर पहले तो बिलीव नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है यूट्यूब में देख रहे हैं आप दोनों। स्टिल ऐसा लग रहा है अभी तक। सर मेरा क्वेश्चन ये है, 11th में पता नहीं था कौन सी स्ट्रीम लेनी है, ले ली बस,
फैमिली ने बोला ले लो, उस टाइम कोई ड्रीम वगैरह भी नहीं थी कि हाँ ये करना है वगैरह, ये सब था नहीं। फैमिली ने बोला ये ले लो, मेरी बहन ने बोला कॉमर्स ले लो, मैंने ले ली। उसको भी इतनी अकल नहीं थी, कॉमर्स में भी कुछ भी नहीं है, कॉमर्स में भी कुछ भी नहीं रखा, उसको भी नहीं पता था उस टाइम। वो देख रहे होगे ये वीडियो। उसको आप बोल रही है कि मेरे को खुद रियलाइजेशन हो रहा है कॉमर्स में कुछ नहीं रखा। हमको लगता है, एक दूर से लगता है कि हाँ उसमें रखा है, उसमें रखा है। फिर अब जैसे कि अब लोग बोलते हैं कि आपके अंदर जो स्किल्स हैं वो देखो कि आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, उसके हिसाब से आप करो। आप स्किल्स कैसे देखिए कि अपने अंदर क्या है। तो पहली बात तो कॉमर्स बैकग्राउंड, पीडब्ल्यू के जो हमारे फिजिक्स वाला कंपनी के अंदर जो भी आप लोग सुन रहे थे $1 बिलियन कंपनी है, तो हमारे जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है तो शी इज़ फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड ओनली, एंड उनकी सैलरी बहुत अच्छी होगी डेफिनेटली। तो इट्स नॉट दैट कॉमर्स में स्कोप नहीं है जो आपने पहली लाइन बोली। और बहुत सारे लोग और भी होंगे, आपकी इतनी बड़ी टीम है, हजारों लोगों की टीम है, उसमें बहुत लीडरशिप सारे कॉमर्स बैकग्राउंड से। अभी मेरे को लेके आए हमारे हेड ऑफ ब्रांडिंग, ही मस्ट बी सिटिंग समवेयर, जी ही इज हियर, ही इज फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड। अब ये बात है कि स्किल्स अपनी कैसे पहचाने हम, है ना। तो मैं अपनी स्टोरी से समझा सकता हूँ कि क्लास 8 में मैंने ट्यूशन पढ़ाया और मेरे को पढ़ाना अच्छा लगा, और क्लास 10 से मैं ड्रामा करने लग गया, तो मेरे को ड्रामा अच्छा लगने लग गया। तो वो करने के बाद मुझे लगा यार अब अलग पांडे तुम तो एक्टर हो, पब्लिक तो पागल है यार। मैं घुसा तो वहाँ से चिल्ला रहे अलग पांडे आ गया, ताली बज रही, का अब तो एक्टर बनना है। और द आयरनी इज कि क्लास 11th में मैं पहली बार एक फॉर्मल कोचिंग में पढ़ा आया, अचीवर्स एकेडमी थी इलाहाबाद में। अब मेरे लिए कंफ्यूजन हो गया कि मेरी स्किल सेट है क्या, ड्रामेटिक्स है या अपनी स्किल सेट टीचिंग है, ठीक है। तो फिर जब मैंने पढ़ाया और बच्चों के अंदर वो देखा कि उनको टॉपिक समझ में आया, मैंने बेसिक से पढ़ाया, उनको मज़ा आया, तो उन्होंने जो रिस्पॉन्स दिया उसके बाद जाके वो 11 बच्चे थे, और जब मैंने ड्रामा किया था तो आई थिंक 250 लोग की तालियां थी। वो उन 11 बच्चों से जो मुझको रिस्पॉन्स मिला, मैंने देखा मैं इनकी लाइफ में चेंज लाया हूँ कुछ पढ़ा के। सो मेरे को वो ज़्यादा अपने स्किल के लिए ज़्यादा बेटर लगा, फिर हमने उस स्किल पे काम किया। बट ऑफकोर्स विद दैट ड्रामेटिक स्किल भी मेरे काम आया। अब मैं कॉलेज में गया तो कॉलेज में सेकेंड ईयर से मैं पढ़ा रहा था, साथ ही साथ में नुक्कड़ नाटक में जुड़ गया। तो सी ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत क्लियर है अपनी ज़िंदगी को लेके, हम सब एक जैसे लोग हैं, ठीक है। हम लोग की भी वही हालत है, वही दाल रोटी हम भी खा रहे हैं, हालत वही है हम लोग की भी। तो हम भी बहुत कंफ्यूज थे। तो कॉलेज में ड्रामा भी कर रहे हैं, नुक्कड़ नाटक, स्ट्रीट प्ले, सड़क जाम करके, पुलिस भी उठा ले गई थी उसमें सड़क जाम करके, और साथ ही साथ कोचिंग भी पढ़ा रहे थे। तो अभी भी मेरे को दोनों में चल रहा है क्या है, पर हाँ कोचिंग वाले से मेरे को मजा आता था बच्चों को पढ़ाने में कि यार आप लाइफ चेंजिंग कोई काम कर पा रहे हो। सो ऐसी 2-3 चीज़ें होंगी जिनसे आपको प्यार होगा जीवन में, जो अच्छी लगती होंगी करना, और उसमें से कुछ मत छोड़ो, तीनों चीज़ें करते रहो। पहली बात तो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कीप डूइंग इट। तो मैं करता रहा, ड्रामेटिक्स करता रहा। फिर मैं जब कोचिंग में उतरा, ऑफलाइन कोचिंग में, और फिर वहाँ पे अचानक से आई सॉर्ट ऑफ गॉट वायरल, या यूट्यूब पे आए तो बच्चे बहुत प्यार दिए। फिर जब लोग कहते हैं, जैसे सर बोले थे बच्चे क्यों प्यार करते, क्या दीवानगी, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं वो ड्रामेटिक की स्किल काम तो आ ही रही है लगातार मेरे, कि वो द वे टू प्रेजेंट योर सेल्फ। तो स्टीव जॉब्स ने बहुत प्यारी चीज बोली थी, दैट अरे सर मेरे दिमाग में वही घूम रहा था, आई वाज अबाउट टू से दैट। अभी जो आप बोल रहे हो ना, कैन ऑलवेज स्टीव जॉब्स की कनेक्टिंग द डॉट्स, ऑलवेज कनेक्ट द डॉट लुकिंग बैकवर्ड्स। एग्जैक्टली। जैसे फॉर एग्जांपल कल मेरा एक वीडियो गया है, दैट इज अबाउट अ साइंस एक्सपेरिमेंट, एंड उसका टाइटल है गोलू बना गैंगस्टर। गोलू बना गैंगस्टर इज द नेम ऑफ अ स्क्रिप्ट प्ले, कॉलेज प्ले, जो मैंने 3rd ईयर में किया था। तो वहां से मेरे दिमाग में, और उस दिन वो कॉलेज प्ले मुझे नहीं पता था लाइफ में कब यूज होगा। कल मैंने टाइटल लगा गोलू बना गैंगस्टर, एंड द वीडियो इज लाइक वाओ, बच्चे कह रहे हैं क्या टाइटल है ये क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉलेज में जब नुक्कड़ नाटक किया तो उसको ग्रुप का नाम था होप्स अलाइव। तब मुझे नहीं पता था, आज मुझे वो चीज बहुत इंपावर करती है कि होप्स आर स्टिल अलाइव। सो थिंग्स ना पीछे कनेक्ट होती है, आप वहां चीजें करते जा रहे हो एंड दे वैल्यू नाउ। सो आपके 3-4 स्किल सेट होंगे, है ना, कुछ चीज़ों प्यार होगा आपको डेफिनेटली, है ना, कुछ चीज़ें अच्छी लगती होंगी करना, तो उनको आप करते चलो, और एक ना एक दिन अचानक से अवेकनिंग आती है लाइफ में। खुद को और समय दो, डेफिनेटली, ये तो डेफिनेटली करना पड़ेगा, अपने ड्रीम के बारे में और सोचना, अपने एम के बारे में और सोचना पड़ेगा, और अवेकनिंग आएगी। बट वॉट एवर यू आर डूइंग कीप डूइंग इट। और मेरे ख्याल से 1920s अच्छी एज है एक्सपेरिमेंट करने की। व्हाट वी से इन पीडब्ल्यू की फेल फास्ट, करते जाओ फेल होते जाओ। 20s में तो ये करना चाहिए। बाय द मिड ऑफ 20s और द लेट 20s यू विल डेफिनेटली हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, एंड एक्सपीरियंसेस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस, व्हाट सेज। सो वो सारे डॉट फिर कनेक्ट हो जाएंगे, दैट वाज सब कनेक्ट हो जाएंगे। जो इन्होंने कहा ना, वही मेरी थॉट प्रोसेस है, बिल्कुल भी इतना सभी फर्क नहीं है। 2 ड्रॉप आउट्स काफी हद तक सिमिलर स्टोरी है। जैसे आप एक्टिंग में आपका इंटरेस्ट था, आपने एक्टिंग में किया, मैं भी मुंबई गया था, धक्के खाए थे।
मैंने भी काफी कुछ अलग अलग चीजें ट्राई करी, कभी एक्टर बनने का सोचा, कभी मॉडल बनने का सोचा, फिर वहां फेल हुआ, जैसे कह रहे हैं ना कि फेल फास्ट, फटाफट फेल होते चले जाओ, तो मैं 8-10 चीजों में फटाफट फेल हुआ। एंड में जो 11वीं चीज करी उसमें वो जो पुराने 10 फेलियर थे वो सारे जाकर के करेक्ट हो गए, सब एकदम से जुड़ गया। और जब वो जुड़ गया तो वो एक इतना डेडली कॉम्बिनेशन होता है कि बाकी लोग फिर आपसे कॉम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास में वो 11 चीजें नहीं है। अब आप यूनिक बन गए, इसी को यूनिकनेस बोलते हैं। आज इनकी जो इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग है, मतलब कि जो बच्चे हैं वो इतने दीवाने हैं, उसके पीछे वही रीजन है जो इन्होंने ड्रामेटिक्स किया था। वो जो इनकी स्किल्स है ना, जिस तरह से ये कनेक्ट करते हैं लोगों से, जिस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, वो आया ड्रामेटिक्स से। तो देखो ना दोनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन कितना डेडली है, उसी वजह से इनकी कंपनी आज यूनिकॉर्न है। एकदम सही बात है सर। इसमें एक चीज़ बस ऐड ऑन करनी थी जो हम दोनों के दिमाग में होगी डेफिनेटली, वो 3-4 चीज़ें भी जो कर रहे हो ना, दूसरों के प्रेशर में मत करना। सबसे पहली चीज़, माँ बाप के प्रेशर में या सोसाइटी से कॉमर्स तुमने ले लिया, अब तो ले लिया है, खैर है ना, अभी भी ऑप्शंस बहुत हैं। सो मतलब यार अब कुछ फर्क नहीं पड़ता आप क्या फील्ड चूज़ किए हो। मतलब डू यू नो संदीप सर किस फील्ड को चूज किया था, नो व्हाट ही इज डूइंग इन लाइफ, मैंने क्या चूज किया था, नो व्हाट आई एम डूइंग, तो इट डजंट मैटर। पहली चीज तो ऐसी चीजें मत करना जो किसी के प्रेशर में कर रहे हो, और जो करो ताबड़तोड़ करो। दिन भर में 2 ही काम करो, पर ऐसे करो कि ताबड़तोड़, भूख ना लगे, प्यास ना लगे, नींद ना लगे, ऐसा काम करो जिससे सबसे मजा आए। मतलब जो आप लोग भी बात कर रहे थे, वो लड़का बोला था डिस्ट्रैक्शन होता है, और लड़कियों वाला जो बता रहे थे, तो आई एम सो मच हैप्पी एंड सो मच एंगेज्ड इन माई वर्क। और ये पैसे से हो ही नहीं सकता, क्या करोगे इतना पैसा हम क्या ही कर लेंगे भाई, खाना वही खाना, रहना वही है। तो ये होता है प्यार से, अगर आपको काम से अपने प्यार और आपको मजा आया जा रहा है, तो आई एम सो मच एंगेज्ड कि कल मतलब समवन स्पेशल केम टू मीट मी, और मैं फोन तक नहीं उठाया, समवन वेरी स्पेशल, जो बता रहे वैसे ही स्पेशल, सो शी केम टू मीट मी, शी वाज एट द एयरपोर्ट, मैं कॉल तक नहीं उठा पाया, फिर वो मेरे ऑफिस चली आई, फिर उसी सामने हमने कहा अच्छा तुमको आज आना था, सॉरी हम तो भूल गए थे, क्या कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे अपना। तो दैट काइंड ऑफ क्रेजीनेस यू नीड, और अगर वो क्रेजीनेस नहीं है उस काम में तो छोड़ दे भाई, कुछ और कर जिसमें क्रेजीनेस मिल रही है, जिसमें तुमको किक मिल रहा है, वो काम करो लाइफ में। Thank you so much for coming, Arey, sir. sir, thank It you. means a lot to me and my entire team. Please give an energetic and warm welcome to Siddhant Jain. So hi guys, this is Siddhant and you are watching Sandeep Maheshwari Show. Please have a seat. बैठिए। सर आपके साथ जो मेरा कनेक्शन है वो आपका जो लास्ट सेमिनार वाला वीडियो था उसकी आप डीवीडी देते थे फ्री में घर पे, राइट। तो उस समय मैं 11 क्लास में था, 2013 की बात है शायद, तो मैंने आपकी वेबसाइट हैक करी और 500 से ज्यादा डीवीडी मैंने मेरे घर पे डिलीवर्ड कराई थी। अच्छा। तब से आप अगर अभी भी चेक करेंगे आपका डेटाबेस तो वहां पे भोपाल के एड्रेस में आप देखिए कितनी डिलीवरी हुई है उस डीवीडी की। आप लोगों को पता नहीं होगा, वो एक जमाना होता था जब डीवीडी नाम की एक चीज होती थी। कितनों ने देखी है डीवीडी? अरे कहाँ देखी होगी, कहाँ देखी है? पापा मम्मी की शादी की, पापा मम्मी की शादी में, उसमें ढूंढा अपने आपको। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैंने अभी आपके चैनल पे देखा, अभी आई थिंक 8-9 महीने पहले ही आपकी मैरिज हुई है। नवंबर, 1 साल हुआ है, वाइफ भी आए साथ में। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब मेरे को आप ये बताओ कि मैंने आपके चैनल पे देखा कि आपने पिछले 8-9 महीने से कोई वीडियो अपलोड नहीं करी है, उसके पीछे क्या रीजन है, क्यों आप नहीं कर रहे अपलोड? कुछ दूसरे प्रोजेक्ट्स पे मेरे काम चल रहे हैं, एक बार मैं वहां से फ्री हो जाऊंगा तो ये वैसे भी मेरा यूट्यूब पार्ट टाइम ही है, मुझे सब्सक्राइबर मिल गए तो मुझे उसको यूज करना है, उसको वेस्ट नहीं करना है कि मैं दिन के 10-10 वीडियो बनाने लगूं, 4 मिलियन सब्सक्राइबर है तो ऑटोमेटिकली अर्निंग आने लगी। मेरी जो वेबसाइट है फास्ट में उसको मैंने पूरा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वर्ट करा है, 25 लोगों का स्टाफ है, तो जो बल्क एसएमएस है उसको मैं एक प्रोफेशनल तरीके से ले जा रहा हूँ। अभी तक बल्क एसएमएस क्या होता था कि हर कोई आपको फोन करके बेचता है, तो मैंने पूरा ऑटोमेटेड एआई बेस्ड सिस्टम बनाया हुआ है उसके अंदर। बल्क एसएमएस लिखेंगे गूगल में पूरे इंडिया में तो टॉप 3 ऑर्गेनिक रिजल्ट में मेरी वेबसाइट आएगी, उसमें दिन के 20,000 के आसपास का ट्रैफिक है, तो इतने यूजर ऑटोमेटिकली मेरी साइट पे आएंगे, वो साइन अप करेंगे, साइन अप करते से उनको एक लिंक जाएगा हिंदी इंग्लिश वीडियो का कि मेरी साइट यूज कैसे करते हैं। उसके बाद उसमें ऑनलाइन गेटवे बनाया हुआ है और वॉलेट सिस्टम है, आपको 100 एसएमएस भेजना है, आपके घर में शादी है, आप 100 रुपए ऑनलाइन ट्रांजैक्ट करो, पेटीएम से नेट बैंकिंग से ऑनलाइन गेटवे लगाए, वॉलेट में पैसे आएंगे, हर एसएमएस का हम आपसे 20 पैसा चार्ज करेंगे। और सबसे बड़ी
चाहिए इस बिजनेस में ये होता है कि आपको इकट्ठे बल्क एसएमएस खरीदने पड़ते हैं, 1 करोड़, 10 लाख, 5 लाख। मैंने बोला कि नहीं, मुझे रिटेल करना है, इसको होलसेल बेचूंगा ही नहीं मैं। तो 10-10, 20-20 रुपए में लोग खरीद रहे हैं मुझसे। और आपकी कितनी सेल्स हो जाती है महीने की यहाँ से? मंथली टर्नओवर मेरा 50-60 लाख के आसपास अभी है इस बिजनेस में। 50-60 लाख, मतलब साल का 5-6 करोड़ रुपए का हाँ, आप उससे रेवेन्यू ज्यादा कर है, रहे हो। इसीलिए तो यूट्यूब पे वीडियोस नहीं बन रही। तो आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? मतलब आर यू थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स आल्सो, या फिर यही अपना जो एसएमएस वाला है? एसएमएस वाला बिजनेस तो पूरा ऑटोमेट हो गया, मुझे हाँ। उसमें कुछ भी हाथ नहीं लगाना है। आपका जैसे इमेजेस बाजार ऑटोमेशन में चलता है, मैंने एसएमएस वाला बिजनेस ऑटोमेट कर दिया, तो टीम सब कुछ मैनेज कर लेती है। तो अब मैं एक नए टूल पे काम कर रहा हूँ, जैसे डिजिटल मार्केटर्स हैं बहुत सारे लोग, तो उनको क्या, जैसे रैंकिंग मेन फैक्टर है, मतलब अगर आपको इंटरनेट पे सर्वाइव करना है तो आपकी रैंकिंग होना चाहिए गूगल के अंदर, तभी लोग आपको जानेंगे। तो उसके अंदर हमने एक टूल बनाने का हम ट्राई कर रहे हैं, एआई हमारे खुद के वेब क्लॉरल्स बनाएंगे हम लोग। तो वो लोग क्या करेंगे, हर वेबसाइट के अंदर जाएंगे, हर वेबसाइट के अंदर जाके जो टॉप, जैसे आपने कीवर्ड लिखा बल्क एसएमएस के अंदर 20 टॉप वेबसाइट्स आ गई। अब हम क्या करेंगे, हर एक वेबसाइट के अंदर जाएंगे, उस वेबसाइट के अंदर कितने वर्ड्स हैं, इमेजेस हैं, टाइटल है, वीडियो है, डिस्क्रिप्शन है, क्या क्या है, हर वेबसाइट का कैलकुलेट करेंगे, 20 वेबसाइट का एक एवरेज निकालेंगे। तो उससे हमको ये पता चलेगा कि अगर आपको रैंक करना है तो ये कंपटीशन अभी चल रहा है, तो आप अगर एक नया आर्टिकल लिख रहे हो, नई ऐप बना रहे हो, आप चाह रहे हो कि आप रैंक करो, तो आपको इतनी चीजें उसमें डालनी पड़ेंगी आपके अंदर, तब जाके आप उसको रैंक कर पाओगे। तो इस तरीके हम कुछ टूल्स बना रहे हैं जो कि डिजिटल मार्केटर लोग यूज करेंगे उनकी वेबसाइट रैंक कराने के लिए, या वो उनका जो बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग का चलता है उसको यूज करने के लिए, उसको बेनिफिट करने के लिए, कि कैसे हम जो कंपटीशन चल रहा है उससे अब जाएं। अब यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं मार्केट में, वो 1-1 लाख रुपए महीना लेते हैं सिर्फ उस टूल को यूज करने का। तो फिर मुझे अब 10-10 रुपए के लिए नहीं भागना है, मुझे सिर्फ 1000 कस्टमर चाहिए बस साल भर के, जो मुझे 1-2-5 लाख रुपए महीना देंगे। मेरा ऑटोमेशन में बिजनेस स्टार्ट रहेगा, सर्वर्स की बस मुझे बैंडविड्थ बढ़ाना है, क्योंकि ट्रैफिक बढ़ेगा तो इतनी बार मुझे घुसना है वेबसाइटों में। तो वो एक बार पूरा सिस्टम बन गया तो वो एक ऐसा टूल हो जाएगा जो कि सारे टूल जितने भी चल रहे हैं सबका एक मिक्सचर रहेगा, और जो डेटा क्वालिटी रहेगी वो रियल टाइम रहेगी। आपको बस सर्च करना है, आपको 5 मिनट के अंदर रिपोर्ट मिल जाएगी 100 पेज की, आप उसको बैठ के एनालाइज करके आगे का काम कर सकते हैं। बेसिकली देखो ये क्या कह रहे हैं कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा एक टूल बना देंगे एआई बेस्ड इन द सेंस कि जिसमें अपने आप ही क्रॉलर जा रहे हैं, अपने आप ही डेटा फेच करके अलग अलग वेबसाइट से, वो जो डेटा उनको फेच करने में मान लो बहुत टाइम लगेगा, यूजुअली अगर वो मैनुअली एक साइट से निकालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और अगर महीने का मैं ये कहता हूं कि ये शुरू में 50,000 रुपए भी चार्ज करते हैं, और इनको अगर 1000 क्लाइंट्स भी मिल जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो कितना हो गया महीने का रेवेन्यू? 5 करोड़ रुपए महीना रेवेन्यू। अब इसमें कॉस्ट ना के बराबर होती है, क्योंकि एक बार एक एप्लीकेशन बन जाती है तो सिर्फ उसको अपग्रेड करने की कॉस्ट आती है, जो कि बहुत ही नॉमिनल होती है। तो ये जो 5 करोड़ रुपए महीने का आएगा, यानी साल का 60 करोड़ रुपए आएगा, ये एक तरीके से इनका प्रॉफिट है, मतलब ऑलमोस्ट 80% 90% इनका प्रॉफिट होगा। तो आपका जो मैक्सिमम टाइम है वो जा रहा है एक तो अपना वो एसएमएस वाले में, और प्लस ये वाला टूल डेवलप करने में। जिसको मुझे 3-4 साल हो गए कोड करते हुए, अभी मैंने लॉन्च नहीं किया है। 3-4 साल से आप डेवलप कर रहे हो? डेटा भर रहा हूँ अभी पीछे, क्योंकि डेटा बहुत है इंटरनेट पे, कितना हाँ, डेटा आप रखोगे, तो डेटा भरने में टाइम लगेगा, क्योंकि जो कंपनी टॉप पे है उसके पास पहले ही 10 साल का डेटा है, हम तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। अब बताइए कौन है आप में से जो कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं इनसे? सर आपने जैसे कि 10 से मैं आपको फॉलो करता हूँ, तो आप अपनी सेशंस में कहते थे कि डेली कुछ अलग सीखो, तो उस टाइम पे मैंने यूट्यूब पे ढूंढना शुरू किया कि मैं क्या देखूं, तो तब मैंने यूट्यूब पे ढूंढते ढूंढते सिद्धार्थ सर के चैनल पे पहुंचा। तब सर मैंने आपके डेली एक दो वीडियोस देखनी स्टार्ट की। मैं कुछ ना कुछ, कभी जीएसटी के बारे में सीख रहा हूँ, कभी मैं डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड की, मैंने ऐसे सीखता गया। बट एक टाइम आया आपने वीडियोस डालनी स्टॉप कर दी। ठीक है, आपका जो बिजनेस मॉडल है वो समझ में आता है, लेकिन आप यूट्यूब पे उन बच्चों के लिए भी तो फोकस करिए जो आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, जिनको है कि है नहीं हमें कुछ नए टॉपिक के बारे में आप रिसर्च करोगे, हमें आप बताओगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब मैंने डिलीट ही कर दिया है, चैनल है, टॉपिक मेरे चल रहे हैं रिसर्च। अब वो दिक्कत मेरे साथ वही है कि मुझे 30-30 दिन लग जाते हैं एक वीडियो बनाने में, क्योंकि वो रिसर्च उस लेवल की करना पड़ती है। अब बनाने में तो वीडियो क्या है, 10 मिनट लगेगा, कुछ भी बोल के बना दूंगा, लोग देख लेंगे, खत्म हो जाएगा। बट मेरे को मन में संतुष्टि नहीं मिलेगी कि जो वीडियो बनाया आपने 10 मिनट मुझे दिए, उस 10 मिनट में आपका क्या मतलब फायदा हुआ। तो उसके चक्कर में मेरे को थोड़ा हो जाता है कि वीडियो रिसर्च करने में टाइम लग रहा है, उसके बाद फिर शूट करके फिर उसको एडिट करके, बट उसको भी अब मैं धीरे धीरे ऑटोमेट कर रहा हूँ मेरे बिजनेसेस की तरह। मुझे सिर्फ जाना है, रिकॉर्ड करना है, ऑटोमेटिकली फिर वो सारी टीम उसको मैनेज करके वो करेगी। तो रिसर्च पार्ट मेरे पास ही रहता है, एडिट पार्ट भी अभी मेरे पास ही रखा है। मैं और किसी पे भरोसा नहीं करता, क्योंकि अगर मैंने वीडियो बनाया, वो जो अच्छी चीज थी उसने काट दी, फिर मैं उसको बोलूंगा उसको वापस ऐड करो, इससे अच्छा ज्यादा से ज्यादा क्या लगेगा, 12-13 घंटे और लगेंगे। मैं खुद ही उस वीडियो को एडिट करके खुद ही उसको ऑटोमेटिकली उसको अपलोड करूंगा। तो अब धीरे धीरे हो सकता है संदीप महेश्वरी सर से डायरेक्ट पर्सनल मीट हो गया मेरा, तो हो सकता है मोटिवेशन इतना आ जाए कि मेरे वीडियोस आने स्टार्ट हो जाए। डेली आएंगे, अब चिंता मत करो। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि अभी अगली वीडियो कौन सी आपकी आने वाली है जिसके ऊपर आप रिसर्च करो, जिसमें आप कह रहे हो कि आपको बताना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जब भी बताता हूँ वो वीडियो आता नहीं है फिर। अब तो जरूर बताना चाहिए।
क्योंकि अगर आप बता दोगे तो ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होगा कि अब तो मेरे को डालना ही प्रेशर से है। मुझे डर लगता है। अच्छा, कोई बात नहीं। आज एक्चुअली अपने अभी डर मैंने का सामना रिसर्च करो। करके हाँ। रखी है, एक तो म्यूचुअल फंड के ऊपर बनाना है, जैसे मैंने शेयर मार्केट का बनाया, वो लॉन्ग टर्म टॉपिक है, एक बार बन गया 10-20 साल छुट्टी। ऐसे ही मैंने एक बनाया है कि बैंक में पैसे नहीं रखना चाहिए, क्यों नहीं रखना चाहिए, उसके ऊपर मेरी रिसर्च चल रही है अच्छी खासी, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियोस बनाता हूँ। टॉपिक ऐसा होना चाहिए कि एक बार बन गया तो वो सामने वाला भी सोचे कि ऐसा टॉपिक भी हो सकता है कुछ, कि लोग इस पे भी वीडियो बना सकते हैं और फिर वो लॉन्ग टर्म चले। लेकिन इसमें नया क्या है? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि म्यूचुअल फंड के ऊपर वीडियोस बना चुके हैं, हजारों वीडियोस हैं, और बैंक में पैसा नहीं रखना चाहिए, इसके ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस हैं। तो इसमें अलग क्या है? व्हाट इज द डिफरेंट थिंग? अलग ये रहता है कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो 20 जो वीडियोस हैं पहले वो सारे मैं खुद देखता हूँ, उनने क्या चीज मिस करी, उसके बाद उन सब में ऐसा नहीं रहता है कि किसी एक वीडियो में कुछ अच्छा होगा कि दूसरे वीडियो में अच्छा होगा, और मेरे वीडियो में सबका कंपाइलेशन, सबका मिक्सचर और फुल रिसर्च उसके साथ में वीडियो बनाता हूँ। तो वही मैंने बोला, एक बार किसी ने मेरा वीडियो उस टॉपिक पे देख लिया, उसके बाद वो दूसरे वीडियोस को स्किप ही कर देगा, बोलेगा कि इससे अच्छा तो कोई बता ही नहीं रहा है, मैं इसका वीडियो क्यों ना देखूं। ओह दैट्स गुड जी। आप समझे ना ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग थॉट है। व्हेनेवर यू आर डूइंग समथिंग, हम गलती क्या करते हैं, हम वही करने लग जाते हैं जो सब कर रहे हैं। इनकी थॉट प्रोसेस को ध्यान से समझने की कोशिश करो। व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू इज कि अगर म्यूचुअल फंड के ऊपर वीडियो बना रहे हैं तो पहले देखेंगे टॉप 20 वीडियोस कौन सी है, सॉर्ट बाय व्यूज करके, राइट? और वो देखेंगे कि ये 20 वीडियोस आ रही है। अब देखेंगे उन 20 वीडियोस में क्या क्या अच्छा है, पहले तो उसको कवर करेंगे, प्लस जो गैप है यानी जो उन्होंने नहीं किया है उसको भी कवर करेंगे, जिससे कि आपको 20 वीडियोस नहीं देखनी पड़ेंगी, एक ही वीडियो में आपका जो काम है वो हो जाएगा। आपकी जो सक्सेस है, जो भी आप कर रहे हो अपने बिजनेस में, यूट्यूब पर या और जो आगे सोच रहे हो, उसमें आपकी वाइफ का क्या रोल है? बहुत सारा रोल है, इसीलिए मैंने उनको आज जीवन साथी बनाया है। बताइए आपका क्या कहना है इसके बारे में। एक बार माइक लेकर के आप कुछ बोलना चाहेंगे? इट्स लाइक ड्रीम कम्स ट्रू, मतलब आपको इतने पास से भी देख लिया, मतलब जीवन सफल हो गया। अरे वाह। रोल वही बताएंगे, मैं क्या बताऊं, मैं अपनी तारीफ करूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग कब से साथ में? कॉलेज से साथ में? 7 years। 7 years से साथ में हैं आप लोग। तो जब आप इनसे मिले थे तो ऐसी क्या क्वालिटी आपको इनके अंदर नजर आई कि आपको लगा कि हाँ ये लाइफ में आगे जाकर के कुछ ना कुछ बड़ा करने वाले हैं? लाइक ये बहुत पैशनेट हैं, वर्कोहॉलिक हैं बहुत, मतलब कुछ नहीं दिखता, मैं भी नहीं दिखती, जब काम करने बैठते हैं तो कोई नहीं दिखता, तो वो चीज़ अच्छी लगी। दूसरा डेडिकेशन, जिस चीज़ में अगर वो मुझे टाइम दे रहे हैं तो पूरा डेडिकेशन होता है, काम में टाइम दे रहे हैं तो उसमें पूरा डेडिकेशन होता है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। एक फन फैक्ट भी है, जब मैं कुछ चीज़ें बना रहा था, ये भी फास्ट एसएमएस जो वेबसाइट थी उसमें मैं कुछ कोडिंग कर रहा था, तो कुछ टाइम ऐसा था मेरा कि मैं इनको टाइम ही नहीं दे पाता था, तो मैंने फ़ोन बंद कर दिया, सारे व्हाट्सएप और जो जो चल रहा सब बंद कर दिया। बिलीव नहीं करेंगे, मैं मेल्स करती थी। मैंने बोला था आप मेल करो, अगर आप मेल करते थे आप इनको? मुझे बोलते थे कि बहुत इंपॉर्टेंट कुछ होगा तो आप मुझे ईमेल करना, मेल करने के बाद आपको रिप्लाई मिलेगा। लेकिन ये चीज़ है कि जब वेबसाइट डेवलप हुई और सब कुछ अच्छे से हो गया तो उनने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा फिर। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब तो ईमेल नहीं करना पड़ता आपको? अब मैं भी ऑफिस जाती हूँ, हम लोग साथ में ही हैं, अब तो ईमेल का पासवर्ड भी पता होगा आपको इनका। तो हम साथ में ही रहते हैं, तो उस टाइम तो वर्क रहता है, बट Right. जैसे शाम को उसके बाद पूरा टाइम फिर मेरा है। हाँ, ये बैलेंस बहुत जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। वीडियोस देखें इसके ऊपर भी। चलो मेरी वीडियोस का कुछ दूसरी तरफ से भी बेनिफिट हो रहा है। आपने कौन सी वीडियो देखी है मेरी? वो लव एंड रिलेशनशिप समथिंग कुछ एक वीडियो आया था। हाँ। कि आप दिमाग से सोचो। हाँ। वो उसके खूब डायलॉग भी मैंने इनको मारे हैं शुरू में। वो लाइक कि आपके ब्रेन में होता है। हाँ। और लव कुछ नहीं होता उसमें। एक Right. चीज आपने बोली थी, कुत्ते को भी 10 दिन रखो तो उससे भी प्यार हो जाता है। माइंडसेट अभी भी है दिमाग में कि प्यार कुछ नहीं होता है, अटैचमेंट होता है। लव इज बेसिकली केयरिंग, कि मतलब सामने वाले की हम कितनी केयर कर रहे हैं, दैट इज रियल लव। नहीं, आजकल लोग लव को कुछ और ही समझते हैं। हाँ, फंडे हिले हुए हैं सबके, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो वो, और आपका कोई भी वीडियो आता है तो हम लोग दोनों साथ में देखते हैं। मतलब मैं पहले से देखती थी, फिर ये भी देखते थे, तो आप साथ में देखते हैं। ये बहुत बढ़िया। Thank प्लीज you, सर, मैं बेसिकली मेरे फादर भी बिजनेस कर रहे हैं। वो जो है ऑनलाइन बिजनेस वगैरह पे बिलीव नहीं करते। उन्हें कोई भी चीज़ कहते तो कहते हैं ऑनलाइन क्या होता है, ऑफलाइन हो रहा है, ऑनलाइन क्या करना। तो उन्हें मैं कैसे मोटिवेट करूं ऑनलाइन बिजनेस की ओर? एक ऑप्शन है कि आप मेरी वीडियो दिखाओ, दूसरा ऑप्शन है कि ये वाली जो वीडियो है आज की हमारी, ये वाली वीडियो दिखा सकते हो,
क्योंकि इसमें अभी देखा ना इन्होंने क्या कमाई की बात करी है। हाँ सर, इसीलिए मैं सर ऑनलाइन बिजनेस की ओर देख रहा था कि आपके फादर को कमाई तो समझ आएगी, आएगी। उनको ये समझ नहीं आएगा कि ऑनलाइन कैसे होगा क्या होगा, बट ये समझ आएगा कि ऑनलाइन में कमाई अच्छी होती है नहीं होती है? मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ऑफलाइन से मतलब ठीक ठाक हो रही है, अच्छी होती है, अच्छी हो रही है। तो सर से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक वीडियो ऐसा डालो कि ऑनलाइन पता चले, जो पुरानी जनरेशन है उन्हें जल्दी से नहीं समझ आता कि ऑनलाइन बिजनेस को कैसे हम देखें। आप अभी फोकस कर रहे हो अपने फादर के ऊपर कि उनको कैसे कन्विंस करना है ऑनलाइन बिजनेस के लिए। पहले ये बताओ, आपको समझ आ रहा है कि ऑनलाइन में कैसे पैसा कमाया जा सकता है? सर वो अगर मेरे को मोटिवेट ही नहीं होने देंगे तो मैं कैसे उस तरफ जाऊंगा? अब आपका मोटिवेशन इतना बढ़ा लो कि आप उनको मोटिवेट कर दो। तभी तो सर मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप वीडियो बनाओ, तो उससे मैं मोटिवेट हूँ, मैं मोटिवेशन बढ़ेगा। बादशाह तो यहाँ बैठे हैं। देखो, अगर किसी काम के लिए, किसी बिजनेस के लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है ना, बिजनेस करने के लिए, काम करने के लिए, तो वो काम मत करो, वो बिजनेस मत करो, क्योंकि बिजनेस ऐसी चीज है उसमें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। बिजनेस में मजा आता है, इट्स ऑल अबाउट पैशन, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, समझ चाहिए। जी सर, जी मोटिवेशन नहीं चाहिए। इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ। ओके मोटिवेशन से क्या होगा? आपको मोटिवेशन मिल जाएगा, हाँ बिजनेस करो, कर सकता है, ये है वो है, तो उससे क्या होता है? उससे बिजनेस सक्सेसफुल थोड़ी ना हो जाता है। जी सर, जी। बिजनेस सक्सेसफुल होता है समझने से कि बिजनेस होता क्या है। जैसे हमारी जो बातें हैं उसको समझने की कोशिश करो, उसमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। और जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा है उसके आंसर में मेरा जवाब यह है कि अभी बहुत जल्दी मेरे इस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आने वाले हैं जिन्होंने अलग अलग तरह के स्टार्टअप्स करे हैं। यानी कि अब ये जो मेरी सीरीज है, मीट वाली, ये जो पूरी की पूरी सीरीज है, इसकी डायरेक्शन पूरी तरह से चेंज होने वाली है अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर। अभी तक यहां पर यूट्यूबर्स आते थे, अब यहां पर आएंगे स्टार्टअप के फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन, अलग अलग लेवल के, जिन्होंने अलग अलग तरीके से काम किया है। तो आप एक्चुअल में समझ सकते हो प्रैक्टिकली कि उन्होंने क्या किया है, कैसे किया है। तो आपको समझ चाहिए, मोटिवेशन नहीं चाहिए। जैसे इन्होंने बात करी बल्क एसएमएस की, कितने लोगों को समझ आया कि इन्होंने बोला क्या है? इन्होंने कहा है कि मैं महीने का 50 लाख की टर्नओवर, राइट, साल की 5-6 करोड़ रुपए की इनकी टर्नओवर हो रही है। समझ आ रहा है कि कैसे हो पा रही है? ये जो फील्ड है ये एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे प्लेयर्स हैं। इंडिया के अंदर हजारों प्लेयर्स हैं, बट इन्होंने क्या किया? अपनी एक नीश को आइडेंटिफाई किया, एक पर्टिकुलर गैप को देखा, उस गैप पे फोकस किया। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? कॉर्पोरेट्स को सेल कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं कि अगर किसी को शादी के लिए 500 एसएमएस भेजने हैं तो वो भी अगर आएंगे बल्क एसएमएस पे तो सीधा आपके यहाँ पे आएंगे और वो ज्यादा पे भी कर देंगे। उनको चाहिए, उनका अमाउंट छोटा है ना, तो उनको महंगा भी दोगे तो ले लेंगे वो। तो लास्ट ईयर की आपकी रेवेन्यू कितनी थी, जितने की आपने आईटीआर फाइल करी? मतलब आईटीआर मेरी 8 के आसपास। आपने कितने पैसे से शुरू किया जब अपना ये एसएमएस वाला काम शुरू किया था? 1000 रुपए। डोमेन खरीदा था और होस्टिंग खरीदी 1000 की। डोमेन और होस्टिंग 1000 रुपए से आपने शुरू किया था। कितने साल पहले? 2011 में शुरू किया था, यानी 11 साल पहले आपने शुरू किया था। आज इनकी कंपनी की टर्नओवर है पिछले साल की 8 करोड़ के आसपास। और अगर ये जो दूसरा बिजनेस प्लान के बारे में सोच रहे हैं, अगर वो भी सक्सेसफुल हो जाता है तो और बढ़ जाएगी। तो आप समझ रहे हो बिजनेस क्या होता है? ये जो हमारे माइंड में फंडे घुसे हुए हैं ना, उसको निकालो। हमारे माइंड में क्या घुसा हुआ है कि बिजनेस करने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। अभी ये जो आपके नोशंस हैं, ये जो मिसकंसेप्शंस हैं, इन्हीं को हमने तोड़ना है। मैं आपके इतने वीडियो देख के जो मेरे अंदर मोटिवेशन आया है, जब एकदम से मैंने कुछ बनाया, सर्वर हैक हो गए, कुछ हो गया, तो मैं डाउन, फिर आपके वीडियो देखता था, वापस एनर्जी हो जाती थी, फिर काम करने लगता था। तो बहुत सपोर्ट आया। हो सकता है कि यूट्यूब की चैनल भी मैंने आपकी वजह से स्टार्ट करी है और उसकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। अगर मैं सिर्फ बिजनेस कर रहा होता तो आज यहाँ पे नहीं होता, हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।